And where is this rest of the money coming from? From the losers who are not selected. It's like lottery. It's a Ponzi scheme. You really believe that? Believed? I know it. I calculated it. I gave you figures. Do you think after all these years the services are still worth it? I've been saying it for civil services for 20 years now. जब आपका चयन होता है तो वो केवल आपकी मेहनत का नतीजा नहीं होता, वो आपके privileges और आपके deprivations का function होता है. Because the merit is not a product of individual efforts. आप ये मानकर चल रहे हैं कि political class जो है वो इस देश की बीमारियों की जड़ है, which is not the case. Trust me. Genius. उनको पता था कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं. And they realized that the Dhruv Rathi, Ravish Kumar and Ajit Anjum and others are creating huge problems. दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्तियां, कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जबकि ये कभी कहा नहीं जाता. आप जाके किसी व्यक्ति से पूछिए कि क्या कोई प्रोफेसर अपॉइंट होने में कास्ट है, होगा नहीं, इट्स ऑन मेरिट. बट द फैक्ट इज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसको हमेशा तन कर चलना सिखाया गया और वहीं दूसरा एक व्यक्ति होगा जिसे लगातार झुककर चलना सिखाया जाए. तो समझ में आना शुरू होता है तो कई बार आपको अपनी उच्च जाति पे शर्म आनी शुरू. मत पूछिए, अब तो चलते चलते भी बल्कि पूरा बोलने की बजाय सिर्फ कैजुअल वाले सर, कैजुअल वाला, कैजुअल अंकल, I've been hearing it on the एक दिन road. तो आप गुस्सा हो गए, आप उस पे आप you did a proper like No, it was an response to it. IIT Patna campus where I was actually, वो ना बीच में से काट के देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं गुस्सा हो गया. I was explaining them how algorithms are shaping your dreams and everything you like or dislike. And there was a part of it in which I used myself as an example. जिसे लोगों ने ऐसे पढ़ा जैसे कि पता नहीं मैं ये इस बात से नाराज हो गया. मेरा तो अच्छा है, मतलब my industry, my bread and butter is coming from casual. Why should I be worrying? It's rolling, right? Okay. We have started? Yeah. No. Cool. So you were identified and adopted casual as your part of life. I mean, I've stopped minding it. I mean, I'm okay with it. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो just for ironies and cringe sake, मेरा बैठने का तरीका कैजुअल है इस वक्त. हाँ, थोड़ा सा. अगर आप एक कैंडिडेट होते यूपीएससी के तो इतने भर से आपका सेटल हो चुका था कि आपका क्या होना है. नहीं, मेरी अनौपचारिकता तो मैं उसी वक्त सोच रहा था जब मैं यहाँ पे आ रहा था. मैंने कहा मैं सूट के नीचे एक तो टी शर्ट पहन रहा हूँ, अनौपचारिक नंबर 1. दूसरा मैं स्नीकर्स पहन रहा हूँ. जरूर आके विजेंद्र जी बोलेंगे या मन में सोच रहे हैं क्या कैजुअल इंसान है. बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा हूँ. तो आई एम फाइन. हर जगह की अपनी औपचारिकताएं और अनौपचारिकताएं होती हैं. जी. तो इससे हम आगे बढ़ेंगे. मैं आपके ऑफिस में पहुंचा तो मुझे एक पोस्टर दिखा जो उधर लगा हुआ है. मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ उसमें हल्का सा चिंतन करें. साहित्य हमें पानी नहीं देता, वह सिर्फ हमें अपनी प्यास का बोध कराता है. जब तुम स्वप्न में पानी पीते हो तो जागने पर सहसा एहसास होता है कि तुम सचमुच कितने प्यासे थे. निर्मल वर्मा जी. देखिए, दो पक्ष से इसे हम समझ सकते हैं. ये खूबसूरत सा पोस्टर हम लोगों को एक छोटे से साहित्यिक ग्रुप ने एक कार्यक्रम के दौरान मुझे उपहार में दिया. यह जो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि निर्मल एक अलग किस्म के गद्यकार हैं. मेरा साहित्य विषय जी. मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल सब कुछ उसी में है. और निर्मल मुझे अपनी शैली के कारण बहुत पसंद है. निर्मल की अक्सर आलोचना होती रही है ये कहते हुए कि ये गैर हिंदी किस्म के लेखक हैं. हिंदी के साहित्य में सॉसेजेस खाते हुए दिखाई देते हैं. अब तो लोगों को सॉसेजेस समझ में आने शुरू हो गई हैं, पर एक समय था जब हिंदी साहित्य में सॉसेजेस शब्द नहीं आता था. वो केवल निर्मल तो फॉरेन वर्ड्स का प्रयोग करते थे हिंदी में. केवल शब्द ही नहीं, वो चूंकि बहुत लंबे अरसे तक विदेश में रहे. अच्छा. और इस कारण उनकी वह संस्कृति और वह संवेदनाएं भी उनमें दिखाई देती है. लेकिन ये जो विशेष कथन जो अभी आपने दोहराया, इस कथन में बहुत साधारण सी बात है कि साहित्य जो है वह आपको समाधान देने के लिए अनिवार्यतः नहीं होता. साहित्य आपको समस्याएं क्या हैं उनका बोध कराने के लिए होता है. और ये समस्याएं भी मैं केवल आर्थिक दुनियावी समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ. ये वे समस्याएं हैं जो आपके अंतर्मन को महसूस करनी चाहिए, लेकिन कई बार हम इन दुनियावी चीज़ों में उन्हें महसूस नहीं करते, या फिर साहित्य की शरण में जाते ही उम्मीद करते हुए कि साहित्य मानो हमें रोटी देगा, साहित्य हमें पानी देगा. नॉट नेसेसरीली. लेकिन साहित्य आपको ये ज़रूर बता देगा कि आपकी वास्तविक इच्छाएं क्या होनी चाहिए. साहित्य दरअसल आपको मनुष्य बनाएगा. और अगर आप ये दुनियावी चीज़ें देखें तो ये पशुवत चीज़ें हैं. ठीक है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब तो चिंताएं अपने अपने स्तर पर पशुओं को भी होती हैं. लेकिन जो हमारे मन की चाहतें होती हैं, हमारे मन की जो गहरे बैठी हुई ज़रूरतें होती हैं,
उन्हें साहित्य सामने लेकर आता है। तो मेरी समझ में निर्मल जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यही है। लेकिन निर्मल को शुद्ध रूप में केवल गद्यकार की तरह भी पढ़ा जाए तो बहुत मज़ा आता है। क्या आपके हिसाब से सेल्फ हेल्प किताबों के चक्कर में और प्रोडक्टिविटी की किताबों के चक्कर में कहीं न कहीं साहित्य की किताबों की हत्या हो रही है? कम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं? देखिए सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्ट सेटअप्स, ये सब एक विशिष्ट उद्योग के अंग हैं। साहित्य इन सब जगहों पे साहित्य का इस्तेमाल हो सकता है, होता ही है। और साहित्य का इस्तेमाल हमेशा से होता था, लेकिन साहित्य ज़ाहिर है कि इनसे एक भिन्न चीज़ है, ठीक है? हुँ, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री दरअसल आप में कुछ कमियों का एहसास कराकर और उन्हें हम कमियाँ दूर कर सकते हैं कि रेसिपी सुझाकर चलने वाला उद्योग है, ठीक है? मोटिवेशनल स्पीकर्स यही करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स यही करते हैं, पॉडकास्ट में ऐसा ऐसा ही किया जाता है। लेकिन साहित्य सौभाग्य से इससे कई कदम आगे जाता है। वह मनुष्य की इन दुनियावी ज़रूरतों और उनकी कमियों पर पलने की बजाय वह आपकी आत्मिक भूख को, अंदर जो आपकी वास्तव में भूख है उसे दूर करने की हुँ। कोशिश करता है। आपका ये कहना कि क्या इनकी वजह से साहित्य जो है वह कमतर हो गया? नॉट नेसेसरीली। साहित्य तो बहुत बार इन सब का रॉ मटेरियल है। इन सब जगहों पे मोटिवेशनल स्पीकर किसी लिटरेरी कोट को देंगे, हुँ, हुँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले किसी लिटरेरी चीज़ को सामने लेकर आएँगे, या और कुछ नहीं तो किसी साहित्यकार को ही एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो और ऐसे कोई वास्तव में ऐसे कोई हमारे पास डेटा भी नहीं दिखाई देता जो ये कहता हो कि सेल्फ हेल्प बुक के ज़्यादा बिकने की वजह से साहित्य की बिक्री कम हो गई। कम से कम हिंदी साहित्य का डाटा हम लोग पिछले 15-20 साल से लगातार देख रहे हैं। जब हिंदी युग में आता है, एक तरह का नया फिनोमेना आता है हिंदी में, हुँ, तब से हम लगातार देख रहे हैं कि दरअसल ये दावा गलत है कि हिंदी की साहित्य की किताबें कम बिक रही हैं। जी। अब तो ऐसी-ऐसी किताबें आई हैं जो जिनके 1-1 लाख के एडिशन्स बिके हैं, छपे हैं। अभी हाल-फिलहाल में अगर आप देखें तो लक्ष्मण यादव की किताब, हालाँकि वो जाति वाले संदर्भ की वजह से कई बार लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण यादव ने अभी प्रोफ़ेसर की डायरी लिखी, किताब लिखी, जो कि एक रिलेटिवली नए कवर से आती है, जो कि हालाँकि वो कवर राजकमल से जुड़ा हुआ ही कवर है, लेकिन वो एक कवर मतलब प्रकाशक। हुँ, लेकिन उसकी हज़ारों प्रतियाँ बिकती। वो अब अंग्रेजी में आ रही है, वो बीच में मराठी में आई, जबकि वह एक शिक्षक की नौकरी से निकाले जाने की कथा है। आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हिंदी के पाठक लुप्त हो गए, हुँ, साहित्य के पाठक पाठक लुप्त हो गए। इसलिए इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग माना, मतलब ये ऐसे है जैसे ये कहना कि चूँकि बीएमडब्ल्यू आने लगी हैं इसलिए साइकिल बिकनी बंद हो गई, नहीं। जी। साइकिल बिकनी अगर बंद हो गई तो उसके दूसरे कारण होंगे, हुँ। अगर कम भी हुई होगी तो। बीएमडब्ल्यू की वजह से नहीं हो रही होगी। मैं साहित्य से भाषा की तरफ आता हूँ। मैं आपकी जब आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो पता लगा आपकी लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट है। मैं एग्ज़ैक्टली प्लेस नहीं कर पाया कि हिंदी लिंग्विस्टिक्स का क्या मतलब किस तरह से आप उसमें काम करते हैं या आप उस पे रिसर्च करते हैं। लेकिन आप आई एम श्योर आपको इस वर्ड के बारे में पता होगा हिंग्लिश जी। जिसका हम प्रयोग करते हैं। हिंदी इंग्लिश का एक मिला के जो म्यूटेशन बनता है। ऐसे में एक प्योर हिंदी का टीचर, प्रोफ़ेसर जब अपने स्टूडेंट्स को और आस-पास की दुनिया को इस फंक्शनल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए देखता है, तो उसके मन में क्या बीतती है? देखिए पता नहीं कि हिंदी के शिक्षक की एक ऐसी बेचारी दरिद्र सी छवि क्यों है? मतलब मुझे ये कारण पता नहीं है। जहाँ तक आपने मेरे झुकावों की बात की, आई वाज़ ट्रेन्ड एज़ एन इंजीनियर, हुँ, राइट? और उसके बाद में हिंदी में गया, और उसकी वजह साफ-साफ ये थी कि मैं जब इंजीनियरिंग में था तो हम लोग चाहते थे कि इंटरनेट पर हिंदी का इस्तेमाल हो, हुँ। ठीक है? और हम ऐसा लोग, क्यों? क्योंकि उस समय इंटरनेट नया-नया आया था और हाँ, फ़ॉन्ट्स की दिक्कत की वजह से, चूँकि एस्की कोडिंग इस्तेमाल होती थी, और एस्की कोडिंग के साथ दिक्कत है कि केवल अंग्रेजी के अक्षर उसमें दिखाई देते थे। और हम स्वाभाविक रूप से चूँकि भाषा को प्रेम करते थे, हम चाहते थे लोग हिंदी में भी ईमेल कर पाएँ, हिंदी में भी एसएमएस कर पाएँ, और ये तब संभव नहीं था। आज हैरान होते हैं, लेकिन 2003 में जब यूनिकोड आता है, उससे पहले ये संभव नहीं था। तो हुँ, हम एक एज़ एन एक्टिविस्ट इस पे काम कर रहे थे। ठीक है, हम इस बात को समझने की, तो चूँकि मैं एक इंजीनियर था और हम लोग इस पे थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, तो मेरा स्वाभाविक मन हुआ कि मुझे हिंदी पढ़नी चाहिए। हुँ। इसलिए मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जाता हूँ और हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेता हूँ। इस संदर्भ में आपको समझना पड़ेगा कि ये वाली बात जो आप कह रहे हैं कि 2 भाषाओं के मिल जाने से कोई हिंदी के शिक्षक या हिंदी के को पसंद करने वाले लोगों को में पीड़ा आनी चाहिए। ये इसलिए मिसप्लेस्ड है क्योंकि इससे पहले ये आरोप उर्दू पे लगाया जाता था।
एक अच्छा। लंबे अरसे तक हिंदी उर्दू की मिली-जुली जो भाषा थी, वह साहित्य की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, लोगों को वही पसंद आती थी। हुँ, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कहें कि देश आज़ाद हुआ तो खत्म हो गया। 70, 75, 80 तक भी हिंदी का मतलब होता था कि अच्छी हिंदी वह होगी जिसमें अच्छे उर्दू शब्द शामिल होंगे। उसे कुछ लोग हिंदोस्तानी बोलते थे, जी। ठीक वैसे ही जैसे कि अब आप उसे हिंग्लिश बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए ये कोई नई प्रक्रिया है कि कुछ दूसरी भाषाओं के शब्द भी उसमें आएँ। हुँ, अब अगर अंग्रेजी के आते हैं, लेकिन भाषा संरचना आप जानते हैं, मैं क्योंकि भाषा विज्ञान पढ़ाता हूँ, भाषा की संरचना उसकी वही हिंदी वाली रहती है। भले ही आप उसमें अंग्रेजी के कितने भी शब्द डाल दें, करेक्ट। ठीक है ना? अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि चलिए विनम्र पानी पी लीजिए, इसकी जगह मैं कहूँ विनम्र वाटर पी लीजिए। अब इसमें वाटर शब्द आ जाने से भाषा नहीं बदली, क्योंकि भाषा की मूल संरचना, स्ट्रक्चर, हुँ, हुँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी का रहा। It will become problematic only when you end up saying कि Vinamr, why don't you have pani? Which is also आई सी, आई which is सी। also prevalent, and there is nothing wrong in that either. हुँ, But that is English using a few Hindi words. What we are talking about is using Hindi, maybe a couple of English words. No problem with that. हुँ। हम लोग क्लास में दरअसल इसका इस्तेमाल भी करते हैं बहुत बार। लेकिन ये बात सच है कि हर भाषा का अपनी एक चरित्र होता है, अपनी एक प्रकृति होती है, और नथिंग रॉन्ग अगर 5% लोग ऐसे हों जो ये कहें कि भाषा में प्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे बैलेंस बना रहता है। 5% लोग होंगे जो कहेंगे प्योरिटी होनी चाहिए, 70% लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। हुँ, इससे भाषा बढ़ेगी भी और उसका स्ट्रक्चर भी बिगड़ेगा नहीं। हुँ। सो फॉर अ बैलेंस इन अ लैंग्वेज दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सो नथिंग रॉन्ग इन एडवोकेट्स ऑफ इंग्लिश, एंड नथिंग रॉन्ग फॉर वेरी फ्यू पीपल आस्किंग फॉर अ प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज। पर इसके अंदर जिस प्रकार से साहित्य फ्रॉम द टाइम ऑफ मुंशी प्रेमचंद अब तक आया, उसके अंदर भी बदलाव ये दिखता है कि कंटेम्परेरी हिंदी Huge. I राइटर्स just बहुत। mentioned about नई वाली हिंदी, द हिंद युग। जी। जब मैंने कहा कि हम लोगों ने ब्लॉगिंग की शुरुआत जब की, मैं मसीजीवी नाम से ब्लॉग लिखता था, और उस दौरान हिंदी में इंटरनेट पर हिंदी का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती लोग थे, और मजेदार बात है, इनमें से कोई हिंदी वाला नहीं था। अच्छा। ये यूएस में बैठे हुए अनूप भार्गव, रजनी भार्गव जो कि कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव जो कि गल्फ में बैठे हुए थे, कंप्यूटर साइंस के और बिजनेसमैन व्यक्ति थे, या फिर सुनील दीपक जो कि इटली में बैठे, मतलब बहुत सारे लोग एनआरआईज थे इनमें से। और जो इंडिया वाले भी लोग थे, उनमें से ज़्यादातर लोग सॉफ्टवेयर वाले थे जो बीटेक से करके आए थे। उनकी हिंदी अपनी भाषा नहीं थी, हिंदी से रोजी रोटी नहीं चलती थी, राइट? इसलिए वो जो हिंदी इस्तेमाल कर रहे थे, वो जिस हिंदी को इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें अंग्रेजी के शब्द थे, उसमें उर्दू के शब्द थे, उसमें फिल्मी जो फ्रेजेस थे वो आ रहे थे। एंड दिस लैंग्वेज वाज लेटर, क्योंकि हिंदी युग में पहले एक ब्लॉग ही था, उसने इस वाली हिंदी को कहा नई वाली हिंदी, हुँ, राइट? एंड दिस आई कॉल इट इन अ सेंस अ कैंपेन और अ मूवमेंट। लेकिन नई वाली हिंदी 2004-5 के बाद आज तक, नाउ हिंदी युग में इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पब्लिशर, ठीक है? जो कि पहले एक केवल ब्लॉग था, और ये पिछले 15-20 सालों में इसने एक हिंदी को नया टेस्ट दे दिया है। हुँ। अब बड़े पब्लिशर जो कि पहले केवल लिटरेरी किताबें छापते थे या लिटरेरी भाषा की किताबें छापते थे, उनकी भी मजबूरी हो गई। उन्हें अपने नए कवर्स, नए नए वर्टिकल्स शुरू करने पड़े, जिनमें वो इस नई वाली हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि जो आसान होती है, जिस भाषा में दूसरे शब्दों के आने से कोई खास दिक्कत नहीं होती। इसका समटाइम पार्ट ऑफ इट इज रिटन इन द रोमन स्क्रिप्ट एज वेल, ऑफ कोर्स। ठीक है ना? कभी-कभी उसमें भी लिखा होता है। एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक लंबे अरसे तक हम लोग टेक्स्ट की भाषा, कंप्यूटर में पर डालने वाले टेक्स्ट की भाषा को रोमन में लिखी हुई हिंदी रखते रहे। आज भी कई बार हम लोग पसंद करते हैं कि व्हाट्सएप पर या चैट पर बात करते डिफ़ॉल्ट समय है, रोमन तो डिफ़ॉल्ट है। तो आप देवनागरी की बजाय यू डू इट इन हाँ। रोमन, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। एज अ लिंग्विस्ट और एज अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स आई नो कि इससे हाँ। भाषा नहीं बदलती है। स्क्रिप्ट जो है वो भाषा की बोरोड आइडेंटिटी है, वो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है। देवनागरी में लिखा जाना हिंदी की अनिवार्य पहचान नहीं है। हाँ। वो रोमन में भी लिखी जा सकती है, वो गुरुमुखी में लिखी जा सकती है, वो दरअसल किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? जब आप लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई करते हो, एक एरन मायर की किताब है कल्चर मैप, तो उसके अंदर लिंग्विस्टिकली वो कई सारे कल्चर्स को कंपेयर करती हैं। बड़े इंटरेस्टिंग इनसाइट्स निकल के आए। ऐसे रफली अगर कोई हिंदी साहित्य का प्रोफेसर है, लिंग्विस्टिक्स पढ़ता है, तो आपका डोमेन एग्जैक्टली क्या होता है? आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो नहीं, उसमें? देखिए, ये अब समझना पड़ेगा कि लिंग्विस्टिक्स, जिसे हिंदी में भाषा विज्ञान कहते हैं, वो हिंदी के सामान्य सिलेबस का एक हिस्सा भी होता है, ठीक हुँ, है ना? भाषा विज्ञान तो पढ़ाना ही होता है।
रिसर्च भी करनी ही होती है, ठीक है। होता ये है कि जब आपके पास एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लिंग्विस्टिक्स नाउअडेज पिछले तकरीबन 30 सालों से दुनिया में आने वाली लगभग हर इम्पॉर्टेंट नई वैचारिकी, नया थॉट is coming from the discipline of linguistics. Be How it so? structuralism, post-structuralism, postmodernism, सस्यूर से लेकर और नए जो थिंकर्स हैं उन सब में इसको बोरो किया है लिंग्विस्टिक्स से, क्योंकि लिंग्विस्टिक इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. Every other structure in the world actually follows this primary structure. It's by the construction of language. Yes, construction of language is the main structure and any other structure is dependent on that. That's how it works. तो इस वजह से लिंग्विस्टिक्स सभी लोगों को पढ़नी होती है, खासतौर से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बैकग्राउंड में डाइवर्सिटी है, ठीक है, जिसके बैकग्राउंड में ह्यूमैनिटीज, साइंसेस, सोशल साइंसेस सब है, उसके लिए लिंग्विस्टिक्स होम टर्फ हो जाता है, अनलाइक द प्योर लिटरेरी पर्सन. तो मेरे पास चूंकि इंजीनियरिंग था, सोशल साइंसेस की एक ट्रेनिंग थी और ऑब्वियसली लिटरेचर था, इसलिए मुझे आई फाउंड इट एज होम टर्फ. इसलिए मैं लिंग्विस्टिक्स को बहुत पसंद करता हूँ. पर इसके अंदर अगर हम थोड़ा डीप डाइव करें, लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई एग्जैक्टली क्या होती है? क्योंकि वो प्योर ये साहित्य समझाने वाला की कोशिश करती है कि भाषा कैसे काम करती है, बेसिक चीज. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट भाषा, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज पर से, नॉट द हिंदी थिंग, नॉट द इंग्लिश थिंग, एनी लैंग्वेज, ठीक है ना. सोच के देखिए ना कितनी कमाल की चीज है कि मैं अगर बोलता हूँ शब्द, मान लीजिए कोई भी शब्द बोला, मैंने बोला कमल, ठीक है, मैंने आपकी तरफ कोई कमल फेंका नहीं जी, कोई कमल दिखाया नहीं, बट स्टिल यू गेट एन इमेज ऑफ लोटस. करेक्ट. How is it possible? It's magic, right? Why is it happening? Because the word कमल, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो आपको एक इशारे की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और अब तक की आपकी मेमोरीज में जो कमल का आपने इतनी बार देखा, इस्तेमाल किया, इस वजह से आपने दुनिया के देखे गए हर एक कमल को एक सिंगल कैटेगरी में डाल रखा है कि वो कमल है. The word invokes a mental image. हाँ, the mental image. कैसे? क्योंकि as you said, the word evokes, the word is a signifier. And the कमल is a signified. ठीक है, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हम बोलते हैं और सामने वाला व्यक्ति उनसे वो सब चीजें की इमेजिनेशन कर लेता है जो सामने एग्जिस्ट नहीं करती. एंड इट्स ट्रू फॉर एनी लैंग्वेज, एंड दैट्स व्हाट वी डू. आपका स्टूडेंट बनने का मन कर रहा है हिंदी का? क्योंकि मुझे कभी कोई स्टूडेंट जैसा कोई दिखता है तो उसे मैं हथिया लेता हूँ. अच्छा. नहीं तो आपके पास ये नया बैच ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं खासकर हिंदी पढ़ने के लिए. मेरे लिए जिस सर्कल से मैं आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, बहुत कम लोगों को जानता हूँ ऐसा जो इस ज़माने में आके प्योरली हिंदी की लैंग्वेज को परस्यू करते हैं. एग्री. तो जो आपके पास आते हैं वो किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं? अनफॉर्चुनेटली मुझे खुशी होती है मैं ये कहता कि मेरे पास 40 स्टूडेंट हर साल आते हैं जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं. द फैक्ट इज दैट इज नॉट ट्रू. जिस किस्म की हमारे विश्वविद्यालयों में एडमिशन प्रोसेसेस हैं, तो होता क्या है, जैसे इंजीनियरिंग में होता है. आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, मैं पिछले सालों में 2 सालों में कम से कम 100 अलग अलग टॉप इंस्टीट्यूशंस में गया हूँ. NITs में गया, IITs में गया, अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में गया. आई एम येट टू मीट अ सिंगल पर्सन हु वांटेड टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग. कैन यू इमेजिन? इतने सालों में. और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट्स आमतौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज में नॉर्मल से ज़्यादा होती हैं, ठीक है, बाकी की 60 होंगी तो उसकी 120 होंगी. लेकिन एक भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी ऐसा नहीं मिला जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था. वो पढ़ना चाहता था IT, CS, बहुत हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स. मजबूरी में उसने क्या लिया, क्योंकि उसका एडमिशन में वही मिला, उसने वही लिया. सेम हैपेंस विद हिंदी थी. ऑलमोस्ट नो स्टूडेंट, दुर्भाग्य से, पूरे देश कॉलेज में मुट्ठी भर 2-4 को छोड़कर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो हिंदी ऑनर्स करना चाहता था और हिंदी ऑनर्स में आया. अधिकतर थे जो पॉलिटिकल साइंस करना चाहते थे, BA प्रोग्राम करना चाहते थे, हिस्ट्री करना चाहते थे, या साइंसेस में जाना चाहते थे, BTech करना चाहते थे. चूंकि एडमिशन नहीं मिला और उनको एडमिशन हिंदी में ही मिला, सो वी स्टार्ट विद अ बैच which is full of disinterested students. Then we have to orient them to the beauty of the language and the literature. Some of them we are able to. Most of them we are still not able to, because you can understand we get 3 years, but then for example, मैं first year नहीं पढ़ाता हूँ, मैं normally second year पढ़ाता हूँ. जब तक मेरे पास आते हैं तब तक बच्चे ऊब चुके होते हैं. And that happens with the mechanical engineering. Trust me. Ask any engineering teacher who's a mechanical engineering teacher या civil engineering teacher, उसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से है कि सामने बैठा हुआ बच्चे के चेहरे पर लिखा हुआ है मुझे मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनना, BTech करने के बाद भी मैं IT की नौकरी करूंगा, मुझे उसी में प्लेसमेंट मिलेगी, मैं उसी के लिए सर्टिफिकेशन ले रहा हूँ, बट चूंकि उसके साथ में एक डिग्री जरूरी है इसलिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास में बैठा हूँ. उसे ना गियर्स पता है, ना उसे IC इंजन पता है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है.
जिस दिन सेशनल्स या एग्जामिनेशन होगा उससे 2 दिन पहले 4 वीडियो देखेगा, 4 आपस में नोट शेयर करेंगे और उसके बेसिस पे एग्जाम क्लियर कर लेंगे। आप लोगों को पॉइंट करने के बजाय ऐसे करते हो, ऐसा क्यों है? हाँ, I'm a communication teacher also Of before, so course. you studied communication, you know. Yeah. तो मैंने कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की है, तो उसमें मुझे लगा है कि कभी-कभी मैं उँगली भी दिखाता हूँ, बट जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। पर मुझे ये फ़ील हुआ, इट्स लाइक द एम्पायर डिकी बर्ड यूजिंग दैट फिंगर कि I haven't watched it. नहीं, नॉट द डिकी बर्ड, ही सम अदर, आई एम सॉरी, हाँ। विल फिगर आउट कि No कौन stress, है। no stress. लेकिन एक अंपायर हैं जो बजाय सीधी उंगली करने के वो उंगली को हाँ, टेढ़ी ऐसे करते करते हैं, हैं, हाँ, राइट? करेक्ट। तो इट्स लाइक अ सिग्नेचर थिंग, बट हाँ। आई रियलाइज कि जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो यदि संभव हो तो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि शुडंट अपीयर दैट यू आर पॉइंटिंग फिंगर एट समबडी एल्स, सो यू एक्चुअली चेंज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मार्कर्स बिट हियर एंड देयर. Mine is like this. I'm going to ask you a question that I am personally interested in the answer of. What is the need for politeness and respect in nonverbal communication? Why do we have to always pretend to have a batch of civility and respectedness when we enter conversations, when we meet people? Honestly, I was not prepared for this question, but to be honest, it's an interesting, provocative question. जब मैं अपने कुछ एग्जाम्पल से अगर मैं इसको बताऊं तो नॉट जस्ट इन द नॉन वर्बल, इवन द वर्बल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल, क्लासरूम में मेरा विद्यार्थी मुझे सर बोले, ठीक है, मिस्टर चौहान ना बोले, डॉक्टर चौहान ना बोले या डॉक्टर विजेंद्र ना बोले, क्या ये अपेक्षा, दिस एक्सपेक्टेशन मेरे सबकॉन्शियस में पहले से ही इनग्रेन्ड है? ठीक है, क्योंकि ईमानदारी की बात है कि 3rd ईयर तक आते-आते हम बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको फिजूल की और फर्जी विनम्रता दिखाने, विनम्र आपका नाम है, विनम्रता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन से आ रही है तो आप कीजिए, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको माइंड नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि कहीं हम इनग्रेन्ड हैं, जैसे कि हमसे छोटा व्यक्ति हमारा नाम ले, ये कल्चरल इनग्रेन्ड, आप समझ सकते हैं. यू हैव बीन टू यूएस, यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर यू बीइंग एट द फर्स्ट नेम टर्म्स इज नॉट अ बैड थिंग. It's the default. इट्स अ डिफॉल्ट. हमारे देश में एक मुश्किल है. मुझे याद है कि लेडी श्रीराम कॉलेज में मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गया, बहुत पुरानी बात है, और सामने मीनाक्षी गोपीनाथन वहाँ की प्रिंसिपल, वंडरफुल पर्सन, एंड वी इंसिडेंटली वर टॉकिंग एज एन इंटरव्यू में जब होता है, पूरा पैनल था, इट वाज ह्यूज, मतलब वेरी वेल नोन प्रोफेसर्स अराउंड. वो जब बात कर रहे थे तो बाई चांस मजेदार बात है कि निर्मल पे ही बात हो रही थी, तो मैंने इसी वाक्य में बोला कि निर्मल जब ये कहते हैं तो उनका मतलब ये है. एंड मीनाक्षी गोपीनाथन काइंड ऑफ, क्योंकि तब तक निर्मल जीवित थे, उन्होंने लगभग मुझे रोका. ओ विजेंद्र, आर यू इन द फर्स्ट नेम टर्म्स विद मिस्टर निर्मल वर्मा? उन्होंने उस जगह पे मुझे रोका, एंड वो हालांकि पोलेमिकल, प्रोवोक करने के लिए रोक रहे थे. उसके बाद हमारी पूरी बातचीत हुई और हमने समझा कि जब आप एक लेखक से बराबरी की टर्म्स पे संवाद कर रहे होते हैं तब आप उसको फर्स्ट नेम में बुलाएं तो ये आपत्तिजनक नहीं है. लेकिन आपकी बात एकदम सही है. प्रोबेबली भारत का समाज इस छद्म किस्म की आदर दिखाने का आदि है, और ये छद्म मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट ऑलवेज इट इज फेक. आपके अंदर से वो आदर आ नहीं रहा होता, उसके बावजूद आप प्रिटेंड करते हैं कि आप आदर दिखा रहे हैं. मुझे तो ये भी नहीं पता कि किसी बड़े के जस्ट पहले पैदा हो जाने से उसका आदर पर अतिशय हक कैसे बन जाता है. मैं 72 में पैदा हुआ और मान लीजिए आप 90 में पैदा हुए, तो इससे मेरे पास ऐसा कौन सा सोने का मुकुट आ गया कि मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप मुझे सर बोलेंगे, ठीक है ना, या आप मुझे अतिरिक्त आदर किसी के माँ बाप की संभोग की प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी. बेसिकली आप व्हाटएवर यू कॉल इट, आई मीन इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंट, राइट. और इसी तरह से हमारे यहाँ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली व्हाटएवर, मतलब इस पर दोनों राय हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आदर दिखाने का कुछ ज़्यादा ही प्रकट है. पैर छूना, आप बाकायदा झुकेंगे, ठीक है ना, आप बाकायदा झुकेंगे और पाँव तक पहुँचेंगे, ये दिखाने के लिए कि आप सम्मान कर रहे हैं. एज इफ अगर आप सामने खड़े होकर ईमान, मतलब इस बात को व्यक्त करेंगे तो सम्मान कन्वे नहीं होगा. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एज. अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद कास्ट, अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद
अदर सोशल आइडेंटिटीज। हम्म आपकी सामाजिकताएं तय कर रही हैं कि कौन सम्मान पाने का हकदार माना जाएगा। हम्म सास सम्मान पाने की हकदार मानी जाएगी, ठीक है। लड़के के पिता सम्मान पाने के हकदार माने जाएंगे, जबकि उसी अनुपात में लड़की के पिता सम्मान पाने के हकदार, झुके रहेंगे। लड़की के हाँ। भाई सम्मान पाने के हकदार उस पैमाने पर नहीं होंगे। जाति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि आपको पता है कि कुछ जातियां चारपाई पर नहीं बैठेंगी, कुर्सी पर नहीं बैठेंगी। अभी परसों की शायद घटना है जिसमें एक सरपंच से, महिला सरपंच, दलित महिला सरपंच से कहा गया अगड़ी जाति के लोगों ने कि अगर आपको कुर्सी पर बैठना है तो अपनी कुर्सी साथ लेकर आइए। ये चौपाल में हो रहा है, ये पंचायत घर में हो रहा है कि अच्छा अच्छा कुर्सी पे बैठेंगे हमारे सामने, ठीक है अपनी कुर्सी ले आइए। और जाहिर है कि हम देखते हैं कि घोड़ी पे बैठने पर आपको आपकी पिटाई हो सकती है, बारात निकालने पर आपकी पिटाई हो सकती है, क्योंकि ये जो जिसे आप सम्मान नॉन वर्बल या सोशल किस्म का की रिस्पेक्ट कह रहे हैं, हमारे यहाँ इसके सोर्सेस हमेशा अच्छे काम करना नहीं है, जी। बेहतर इंसान होना नहीं है। कई बार सोशल कैटेगरीज तय कर रही हैं कि कौन पैदा होते ही पांव छुपवाने का अधिकारी हो जाएगा। एक अगर 4 साल का भी बच्चा एक पर्टिकुलर जाति में पैदा हुआ तो अपेक्षा की जाएगी कि बाकी गांव से पाए लागी पंडित जी बोलेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। टॉकिंग अबाउट दैट, अब मैं जो ये बोलूँगा, मेरे माँ बाप को शायद तकलीफ होगी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में कई बार पूजा हुई है। और मुझे कोई जो पंडित जो वो पूजा करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो करा रहे हैं, वो हमारे उन्होंने पूरा का पूरा आयोजन करा है, वो मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं, इंसिस्ट करते हैं एंड में कि आप इनके पैर छुओ। भाई मेरे को तो एक बार इस बात पे विवाद हो गया घर में, क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं छूंगा। मेरे को कोई जनरली आदर फील नहीं हो रहा, मुझे लग रहा अच्छी बात है, चाहे वो एक रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक रिलीजियस बख्शीश या एक फीस तो ले रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं उसके, एंड ऐसी बात नहीं है, मेरा ऑलरेडी भगवान के साथ सो कॉल्ड डायरेक्ट सोर्स है ही, अगर मैं मानता हूँ उनके अंदर, तो आपने ये आयोजन करा है, मैं बहुत खुश हूँ आपके इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं पैर क्यों छूँ? मुझे पैर नहीं छूने, मैं आपके पैर छूँगा, आप मेरे माँ बाप हो, मेरे भगवान आप हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। नहीं 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 नहीं, ब्राह्मणों के पैर छूने होते हैं, ब्राह्मणों के पैर छूने होते हैं, पूजा के बाद छूने होते हैं। एंड फिर ये प्रथा चलती रही, और मैंने ऐसे कथा आयोजन, रुद्राभिषेक, हवन अटेंड करे, जहाँ एंड में एक तरह की बाउइंग टू द ब्राह्मण होती है, और वो बड़े प्रसन्न बैठे रहते हैं अपनी पोजीशन को लेके। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं इस बारे में गुस्सा आना शुरू हो गया। अब मैंने इवेंचुअली इस बात को छोड़ दिया। लेकिन आपने जो बात बोली है, अभी हाल फिलहाल में एक मेरे यहाँ पे फंक्शन हुआ था, सेम चीज़, सब लोग पंडित जी उनके पैरों में ऐसे गिर रहे हैं। अब क्या वाकई में वो, उनकी इतनी सूझबूझ और इतनी रुचि है इन शास्त्रों में कि वो डिजर्व करते हैं, या सिंपली इतनी पुरानी पता चली आ गई दैट वी फॉरगॉटन? सी खैर मैंने इसको शायद अपने जीवन के स्तर पे बहुत पहले रिजॉल्व कर लिया था, लेकिन आपकी बात एकदम सही है और इस बात को समझना पड़ेगा कि किसी के प्रति अतिरिक्त सम्मान की अपेक्षा पहले तो कहाँ से आती है, और दूसरा इसका वर्टिकली अपोजिट क्या है। यदि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सम्मान देना जस्टिफाइड इस आधार पर है क्योंकि वह एक पर्टिकुलर जाति में जन्म लेता है, तो जैसे ही आप इस एनालॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत ऐसे व्यक्ति का अपमान करना भी जस्टिफाइड लगने लगेगा जो एक बी जाति में जन्म लेता है। करेक्ट, यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इसका वर्टिकली अपोजिट देखिए ना। कोई व्यक्ति यदि इसलिए, सिर्फ इसलिए, बाकी चीजों को छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए अतिरिक्त सम्मान का हकदार है क्योंकि वो है आ जाति में जन्म लेता है जो कि ऊंची जाति मानी जाती है, और आप इसको तर्क के स्तर पर स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि कोई व्यक्ति जो ब जाति में, जो कि बहुत निम्न जाति मानी जाती है, उसका अपमान करने का, उसे अपमान सहने का की बेचारगी भी उसके जन्म होने से ही शुरू हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि अगर या तो आप इस बात को मान के चलें कि जन्म के समय सब बराबर हैं, और फिर आपकी अर्जित आइडेंटिटी, आई कॉल इट अर्न्ड आइडेंटिटीज, उन आइडेंटिटीज से तय होगा कि आपको सम्मान मिलेगा कि आपको अपमान मिलेगा। आप बिल्कुल सब बराबर थे, आपने अतिरिक्त मेहनत की, आपने बहुत पढ़े लिखे, आपने कुछ किया, कमाया, व्हाटएवर, यू रीच्ड अ सर्टेन लेवल एंड यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड फॉर दीज अचीवमेंट्स, मेरिट प्लस सोशल स्टैंडिंग, व्हाटएवर, एंटायरली ऑन योर ओन एफर्ट्स। आपने इसको हासिल किया था, आपको जन्म के समय नहीं दी गई थी, जन्म के समय सब बराबर थे, तब तो शायद एक बार को मैं इस बात को स्वीकार कर लूं। इट्स लाइक समबडी हैज बिकम अ पीएचडी,
तो ही अर्न द पीएचडी. इट्स नॉट अ पीएचडी दैट इज गिवन बिकॉज यू वर बॉर्न इन अ सर्टेन कास्ट. तब तो शायद एक्सेप्टेबल हो, लेकिन यहाँ दूसरी चीज हो रही है. यहाँ हो रहा है किसी व्यक्ति का अतिरिक्त सम्मान करना है क्योंकि वो ए जाति में पैदा हुआ है. इससे यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति का अतिरिक्त अपमान किया जा सकता है क्योंकि वह ए जाति में नहीं पैदा हुआ, बी जाति में पैदा हुआ, जो कि छोटी जाति का. अम्बेडकर को लगातार सहा इस बात को. अम्बेडकर अपने समय के शुरुआती उन एक्सीलेंट लोगों में से थे जिनकी मेधा पर, जिनकी मेरिट पर कोई जरा सा भी संदेह नहीं कर सकता. ही वॉज द बेस्ट इंटेलेक्चुअल माइंड ऑफ दैट टाइम. लेकिन उस व्यक्ति को चपरासी जो है फाइल फेंक के दे रहा है, उस व्यक्ति को खिड़की से लटक कर पढ़ना पड़ रहा है. इट हैपेंड, राइट? एंड ऐसा नहीं है कि अतीत में हुआ. आप आसपास पता करेंगे तो इसके कुछ अंश, इसके कुछ हिस्से या इसके कुछ रूप आज भी आपको दिखाई दे जाएंगे. So caste unfortunately is the reality of the privileges and hence of deprivation of certain categories in our society. आपका लास्ट नेम चौहान है तो आप जाति से, क्या मैं आपकी जाति बोल सकता हूँ? I'll avoid answering that क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पिछले कुछ समय से लगातार हो रहा है. क्योंकि I've been writing on Dalit issues and ये सच है कि बहुत सारे कुछ दलित जातियां चौहान शब्द का इस्तेमाल करती हैं. तो लोग प्रिज्यूम करते हैं, लोग प्रिज्यूम करते हैं कि मैं उस जाति से आता हूँगा जो कि दलित जाति होगी, और इस कारण दे कंसिडर देमसेल्फ एंटाइटल्ड. नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आप, लेकिन आपका दूसरा पक्ष भी बिल्कुल सही कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि चूंकि चौहान जाति जो है वो अपर कास्ट होती है, इसलिए यह व्यक्ति अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. मैं तो ये भी नहीं बोल रहा था. मेरा एक तीसरा ही पक्ष है. मैं आपसे ये कह रहा था कि क्योंकि अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ, या तो आपकी चौहान, आप अज्यूम कर लो, assumption है कि मैं अपर कास्ट. मैंने सवर्णा लिटरेचर या उसके विरोध के ट्विटर थ्रेड्स नहीं पढ़े. मतलब मैं आपके उस फ्रेश माइंड से आ रहा हूँ, एक बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से पूछने के लिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मैं गुजर हूँ तो मुझे बोलते हैं वैसे आप ओबीसी हो, वैसे आप अपर कास्ट हो, आप भी एक तरह से ऑप्रेसर हो. तो उस वक्त पे कई बार ऐसा होता है, ये मैंने खुद आसपास देखा है अपने, कि जैसे क्योंकि मैं गुजर हूँ या आप राजपूत हो, तो जब कहीं पॉलिटिक्स की नीड होती है ज़िंदगी में, या कुछ काम कराना होता है, या पुलिस वाला आपको मिलता है तो वो बोलता है आपका गांव कौन सा, आपकी जाति कौन सी है, और उस चक्कर में वहाँ पे आपकी सांठगांठ बन जाती है, आप निकल जाते हो, आपका रिश्वत बच जाती है या जो भी कुछ है. इस तरह से कई बार जो लोग अपर कास्ट होते हैं या क्षत्रिय सो कॉल्ड कम्युनिटी के होते हैं, उनको उनकी कास्ट का बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है. देन इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम टू टॉक अबाउट the tragedies and the injustices of caste in the country when they themselves favorably use it, and I use it personally. तो मैं उस कंटेंशन को सॉल्व करना चाहता हूँ आपके माध्यम से. देखिए, मैं इसके कई पक्षों को साफ साफ देख. हम लोग जब आइडेंटिटी पढ़ाते हैं, कास्ट आइडेंटिटी खास तौर से, तो हम बताते हैं कि सारी आइडेंटिटीज इंटरसेक्शनल होती हैं. एक व्यक्ति एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज को कैरी करता है, और जब हम समाज में जाति के कारण मिलने वाले लाभों को देखते हैं, चाहे वो आपने क्लेम किए हों, जैसा आपने कहा, या क्लेम न भी किए हों. कई बार क्लेम किए बिना मिलेंगे, ठीक है ना, और आप उनको चुपचाप कि मैंने तो मांगा नहीं था, मुझे मिल गया, व्हाट कैन आई, मुझे क्या करना. और इस कारण आप एक बड़े शोषण को दरकिनार कर देंगे, आप उस पर चुप्पी छान. मैं एक व्यक्तिगत वो बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा. दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ, अपॉइंटमेंट्स में कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जबकि ये कभी कहा नहीं जाता. कभी आप जाके किसी व्यक्ति से पूछिए कि क्या कोई प्रोफेसर अपॉइंट होने में कास्ट है, होगा नहीं, इट्स ऑन मेरिट. बट द फैक्ट इज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अपॉइंटेड, राइट, एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट नॉर्मली हम लोग अपने प्रोफेसर से मिलते हैं, तो आई मेट अ प्रोफेसर हु वाज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, राइट, एंड आई मेट इन जनरल. मैं जैसे हम लोग सभी प्रोफेसर से मिलते हैं, मैं उनके पास गया, उनसे मिला, सर अपॉइंटमेंट हो गई है, थैंक यू एंड ऑल दैट. तो उन्होंने कहा कि विजेंद्र, ये मत मानना कि मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट इसलिए किया, या मैंने अपॉइंटमेंट में तुम्हारा पक्ष इसलिए लिया क्योंकि तुम क जाति से आते हो, जो कि उनकी भी जाति थी, क जाति से आते हो, मैंने तो तुम्हें मेरिट पे अपॉइंट किया है. अब ये वाक्य तो उन्होंने कहा ये, लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज पढ़ते समझते हैं तो आप जानते हैं कि इसकी वास्तविक अर्थ छवि ये है कि आपकी नियुक्ति आपकी जाति के कारण हुई है. आप समझ पा रहे हैं? और ये एक कवरिंग स्टेटमेंट है, ये एक कवरिंग स्टेटमेंट है, जस्ट टू एश्योर यू दैट
मतलब और दूसरा हमारे यहाँ जो मेरिट का कंस्ट्रक्ट है, इन्हीं प्रिविलेजेस की वजह से जिनकी बात अभी अभी आपने की कि मान लीजिए कोई जैसे आपने तो बात की गुजर होने की, जरा सोचिए कि इसकी जगह पे कोई ब्राह्मण बैठा होगा, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि हम लोग इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वाली हमारी जमात है, इस कारण हमारे अंदर मेरिट है और हम जहां भी पहुंचते हैं मेरिट से पहुंचते हैं। द फैक्ट इज दे आर द वंस हु आर डिफाइनिंग मेरिट, they are the ones who are evaluating merit. They are the ones who are taking decision on the basis of these and finally saying, okay, your selection or rejection or whatever filtration is because of so-called merit. And that's why this merit has to be questioned. Because the merit is not a product of individual efforts. I've been saying it for civil services for 20 years now. कि जब आपका चयन होता है तो वो केवल आपकी मेहनत का नतीजा नहीं होता, वो आपके प्रिविलेजेस और आपके डेप्रिवेशंस का फंक्शन होता है। आपके प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशन तय करते हैं कि आपको क्या अवसर मिले थे शुरू से, पैदा होने से लेकर और आपकी इस तैयारी तक। आपने 18 घंटे मेहनत की, हो सकता है सच बात हो, लेकिन इतने ही घंटे मेहनत करने के बाद दूसरा व्यक्ति जिसके पास वो प्रिविलेजेस नहीं थे जो आपके पास थे, जो आपकी जाति से मिले, जो आपके परिवार से मिले, जो रिसोर्सेज से मिले, जो भी आपको उपलब्ध थे, जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, वो उतने ही घंटे मेहनत करके चयन नहीं पा पाएगा। आप फाइनली कहेंगे मैंने तो परीक्षा वही दी जो किसी और ने दी और इस परीक्षा में मेरे नंबर ज्यादा आए इसलिए मेरे पास मेरिट थी। मे बी यस, बट दिस मेरिट वॉज नॉट अ फंक्शन ऑफ योर एफर्ट्स ओनली, इट वॉज अ फंक्शन ऑफ ऑल द प्रिविलेजेस एंड डेप्रिवेशंस यू हैड। यू कैन नॉट डिस्काउंट दोज प्रिविलेजेस एंड से कि मेरी जाति से नहीं, इसने कोई भूमिका अदा नहीं की है। दैट्स अनफेयर टू से। एक पैरेलल होता है अमेरिका के अंदर कि कोई लोग बोलते हैं कि जो रेशियली डिसएडवांटेज रेसेस हैं वो हैं ब्लैक्स, पुअर वाइट्स, लैटिन अमेरिकन्स, इन सबको जनरली बोला जाता है ऐसे। तो इफ़ यू गो डाउन दैट राउट, वुड यू स्टार्ट सेइंग कि आपकी अचीवमेंट आपके प्रिविलेजेस और आपके डेप्रिवेशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है? व्हाट इज़ द करेक्ट राउट टू रेपरेशन देन? बिकॉज आप कहाँ तक इसको सॉल्व कर पाओगे? क्योंकि इंसान, क्या इसके अंदर सब लोग आत्ममंथन करें? क्या हमको इस तरह की कमेटी बताएं जहाँ पे आपके कास्ट कितने पॉइंट्स डिडक्ट कर दिए जाएं या ऐड कर दिए जाएं? ये वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। अच्छा, जो आपने कहा, फॉर एग्जांपल इफ आई रिमेंबर, नई सरकार के आने के बाद जो जेएनयू के एडमिशन के प्रोसेस को डिस्ट्रक्ट किया गया, उससे पहले जेएनयू में आपके एडमिशन में डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते थे। सीरियसली? ठीक है, जिसका मतलब ये था कि अगर मान लीजिए मैंने और छत्तीसगढ़ की एक लड़की ने, हाँ, दोनों ने परीक्षा में बराबर अंक मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ की लड़की को एडिशनल डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलने के कारण उसे एडमिशन मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। एक तो वो लड़की है, दूसरा वो छत्तीसगढ़, तो उसके बाद 2 डेप्रिवेशन पॉइंट्स हैं मेरी तुलना में। मेरी अपब्रिंगिंग में मेरे पास 2 एक्स्ट्रा एडिशनल प्रिविलेजेस थे। मैं पुरुष था, पुरुष होने के एडिशनल प्रिविलेजेस ऑब्वियसली हम सब जानते ही हैं, और मैं दिल्ली जैसे महानगर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मेरे पास शिक्षा के वो सब स्रोत, और इसके बावजूद इन 2 डेप्रिवेशन के बावजूद उस लड़की के उतने ही नंबर आए जितने मेरे आए हैं, तो उसका पहले हक बनता है। दैट वाज अ डेप्रिवेशन पॉइंट्स आइडिया जेएनयू में एडमिशन में इस्तेमाल होता था, जिसे नई सरकार ने नहीं, हम एक ही परीक्षा देंगे, उसी से तय करेंगे, आप लोग ऐसा करके जो है वो जेएनयू का कैरेक्टर बर्बाद कर रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। ये वाला मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इनका इस्तेमाल किया गया, और जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं वो तो बहुत सारी जगह पर किया गया, जिसका एक हिस्सा आरक्षण, रिजर्वेशन भी है। सो यू आर सेइंग कि सर इसको कैसे खत्म करेंगे, इसका क्या तरीका होगा? वैसे तो देखिए सीधी सी बात है, जब तक जाति के आधार पर भेदभाव समाज में विद्यमान है, और जो बहुत सारे सब्टल फॉर्म्स में लगातार है, हम जानते हैं, नेकेड फॉर्म में भी है लेकिन सब्टल फॉर्म्स में लगातार है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये इसकी जरूरत समाप्त हो जाएगी। ना तो यूएस में इसकी जरूरत समाप्त होगी जो डिप्राइव्ड रेसेस हैं उनके लिए, ना भारत में डिप्राइव्ड कास्ट के लिए खत्म होगी। ये कब खत्म होगी? जब आप वाकई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कर पाएंगे, जैसा अम्बेडकर कहते हैं, जब आप वाकई जाति का उन्मूलन कर पाएंगे। क्या हम जाति के उन्मूलन के लिए तैयार हैं? नहीं। आज भी आप जानते हैं कि इलेक्शंस की टिकट्स बांटने में जाति इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल, वो तो जाति के हिसाब से वो क्लियर बटा होता है, आप आसानी से देख सकते हैं कि बाकायदा तय होगा कि अगर बक्सर नाम की एक लोकसभा सीट है तो उससे ब्राह्मण ही खड़ा होगा, उससे ब्राह्मण ही जीत पाएगा, बाकी जीत नहीं पाएगा। या इट कैन बी फॉर अदर कास्ट ऑल्सो, अदर प्लेसेस। तो जब तक आप इस व्यवस्था में जाति को अप्रासंगिक नहीं बना देंगे, इररिलेवेंट नहीं बना देंगे, तब तक आपको कोशिश जारी करती रहनी पड़ेगी। क्या तरीका है मेरे हिसाब से? जब
सिस्टम में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दिखने लगे। अगर देश में ब्राह्मणों की संख्या 8% या 7% है और सभी सर्विसेज में, बिजनेसेस में, प्लेसेस में ये 5 या 8% पर पहुंच जाए, तब आप मानिए कि वी आर अ जस्ट सोसाइटी। लेकिन अगर स्थिति उल्टी है कि ओबीसीज की पॉपुलेशन है 70% और आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है 15%, तो बाकी रिप्रेजेंटेशन इज स्टोलन, वो चुराया गया है। और ये एक बार नहीं चुराया गया, इट्स बीइंग स्टोलन फॉर जनरेशंस। When it is stolen for generation, it results in capital formation, social capital. And that social capital makes you even further privileged. आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए आप एक उच्च जाति से आते हैं, मैं क्लास में इस बात का बार बार इस्तेमाल करता हूँ। आज जैसे ओरिएंटेशन फर्स्ट डे जब होगा, आज तो क्लास नहीं हो पाई मेरी, लेकिन जब मेरी पहली क्लास होगी तो मैं पूछता हूँ, क्या आप बच्चों में से कितने बच्चों के घर में एक बुक शेल्फ है? बुक शेल्फ है, ठीक है। अब बुक शेल्फ इज अ पीस ऑफ फर्नीचर that anybody can buy for 5,000 rupees, 7,000 rupees, but I'm not talking about 5,000-7,000 rupees. I'm talking about having a piece of furniture called bookshelf in home. किस घर में, आप सोच के देखिए, किस घर में किताबों की अलमारी होती है? ट्रेडिशनली समझने की कोशिश कीजिए। किताबों की अलमारी केवल उस घर में होगी जिस घर में पहले तो किताबें होंगी, उन किताबों को इतना महत्व दिया जाता होगा कि वो पढ़ने की चीजें हैं, और वो ट्रेडिशनली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रही होगी, क्योंकि बुकशेल्फ पिता खरीदेगा। करेक्ट, आप समझ पा रहे हैं? अब दिस पीस ऑफ फर्नीचर इज अ डिफरेंशिएटिंग मार्कर बिटवीन अ पर्सन हु हैज अ कल्चरल कैपिटल ऑफ एजुकेशन एंड द वन हु हैजंट। आप समझ पा रहे हैं कि जिसके घर में ये पीस ऑफ फर्नीचर है, वह उस परिवार से आता है जिस परिवार में पढ़ने लिखने की एक सो कॉल्ड संस्कृति है, ठीक है ना। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मान लीजिए किसी के घर में 50 साल 500 साल पुरानी किताब है, इसका मतलब वो कितने साल का कल्चरल कैपिटल है उसके पास? क्या इस कल्चरल कैपिटल का कोई असर व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। उसको, वो उस बच्चे को शुरुआत से किताबें दी गई होंगी, उसको शुरुआत से कहानियां सुनाई गई होंगी, उसको शुरुआत से गर्व करना सिखाया गया होगा अपने ऊपर, शर्म नहीं सिखाई गई होगी, उसको हमेशा तनकर चलना सिखाया गया होगा। आप समझ पा रहे हैं? और वहीं दूसरा एक व्यक्ति होगा जिसे लगातार झुककर चलना सिखाया जा रहा होगा, जिसे किताबों को छुपाना सिखाया जा रहा होगा, किताबों को फाड़ना सिखाया जाएगा कि किताब हाथ में दिख गई तो पिटाई करेंगे ऊंची जाति वाले। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो कल्चरल कैपिटल इज द की एंड इट इज नॉट अर्न इन वन जनरेशन, इट ट्रेवल डाउन मेनी मेनी ईयर्स। इसलिए जब आपको इस समझ में आना शुरू होता है तो कई बार आपको अपनी उच्च जाति पे शर्म आनी शुरू होती है, जबकि हमारे यहां स्थिति क्या है? गर्व से कहो हम राजपूत हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, जिस चीज पर दरअसल या तो ना, वैसे आइडियली ना गर्व होना चाहिए ना शर्म होनी चाहिए, लेकिन अगर होनी चाहिए तो शर्म होनी चाहिए हम लोगों को, राइट? लेकिन हम क्या करते हैं? वी एंड अप एक्चुअली हैविंग प्राइड इन बीइंग एन ऑप्रेसर, एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आप जाति के प्रति इतने ऑब्सेशन और पैशन से इसकी तरफ, इसको समझाने में या इसके बारे में चर्चा करने में आप इट्स अ इन्वॉल्व हो गए? रीसेंट फिनोमेना टू बी ऑनेस्ट। मैंने 10-20 साल पहले लगभग कास्ट पर काम करना शुरू किया। क्यों? क्या वो ट्रिगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट क्या कुछ था? अलग से ट्रिगर पॉइंट नहीं था। दो चीजें थी, हम लोग जेंडर पे काम करते थे। मेरी पहली किताब जो आई वो मीडिया व स्त्री, एक उत्तर विमर्श करके किताब आई, जो कि जेंडर एंड मीडिया पर बात कर रही थी। तो जेंडर भी एक आइडेंटिटी है। तो जब हम इस आइडेंटिटी में वी स्टार्टेड डाइविंग डीप, तो हमें समझ में आया कि जेंडर को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ब्लैक्स को नहीं समझेंगे, रेस को नहीं समझेंगे, और जब तक आप रेस को समझना चाहते हैं आपको कास्ट भी समझनी पड़ती है। तो इट इज मोर ऑफ अ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज टू बी ऑनेस्ट। एक्सपीरियंस के स्तर पर ऐसा कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमने जब अपने साथ के दूसरे लोगों को, आई रिमेंबर वन एनेक्डोट। मैंने इंजीनियरिंग खत्म करी थी, मेरे साथ एक इंजीनियरिंग में दोस्त हुआ करता था, वो हैपन टू बी दलित। उसके घर में एक शादी थी, और उस शादी में दिल्ली के पास में ही एक दादरी नाम की जगह, अगर आपको पता हो, बिल्कुल पास में ही है, ठीक है ना, सिकंदराबाद। दरअसल ये गाजियाबाद के पास में सिकंदराबाद है। हम वहाँ एक शादी में गए जो कि दोस्त की बहन की शादी थी। हम 3 या 4 लोग उस समय बस में लद के, जैसे होता है, पहुँचे। और जब मैंने दोस्त मेरे साथ में था एक दूसरा, हम लोगों ने वहाँ जाके पता करने की कोशिश की कि शादी कहाँ है। तो किसी से पूछा कि ये अमुक जगह कहाँ होगी।
तो उसने उसकी जगह के लिए नाम दिया कुछ शायद भंगियों का मंदिर या इस किस्म का कोई नाम दिया। एंड द अदर पर्सन जो मेरे साथ था, हू हैपेंड टू बी अ दलित, ही फेल्ट वेरी ऑफेंडेड काइंड ऑफ। और वो देखो ये सब छोड़ो, बताओ कहाँ पर है, इस टाइप तरीके से। तो उस शादी में जब हम गए तब मैंने ये महसूस किया कि मतलब उस व्यक्ति ने जब मुझे हमें बताते हुए हमारी तरफ देखा, तो हिकारत से, जाहिर है कि बेइज्जती से देखा कि उस शादी में जा रहे हैं ये, मतलब जाहिर है कि उसी जाति से होंगे, कौन अदरवाइज दलितों की शादी में जाता है। मैं बाद में जब इस अपमान पर महसूस कर रहा था, तब मैंने इस बात को महसूस किया कि मुझे ये शायद एक ही सेकंड के लिए हुआ, और मेरे पास हमेशा एक शील्ड थी कि नहीं, मैं तो इस जाति से नहीं हूं। ठीक है, मतलब मैं आई वॉज टेम्प्टेड टू यूज दिस कि खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तो दिल्ली के लौंडे नए नए से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम्हें पता है मेरी जाति। आई डेंट से इट थैंकफुली। बाद में आई रियलाइज कि ये कहना कितना अपमानजनक और ज्यादा होता। लेकिन मैं केवल एक सेकंड के लिए उस जाति के अपमान को सह रहा हूं, और मेरी जाति उबल के बाहर आ जा रही है, जिसे सैकड़ों साल तक सहना पड़ रहा है, और जिसके पास ये कोई शील्ड नहीं है कि वो एकदम बता दे कि ले मेरा नाम तो ये है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। Just think about it. And that is what, I mean, these are small incidents, anecdotes. लेकिन इन सब से आप अल्टीमेटली जब आप एहसास होते हैं कि जब तक आप अपने प्रिविलेजेस के प्रति एक बेसिक शर्मिंदगी से नहीं भरते हैं, क्योंकि वो प्रिविलेजेस आपको कहीं से चुरा कर ही मिले हैं, तब तक आपका मनुष्य बनने की यात्रा शुरू नहीं होती। पर आप इन प्रिविलेजेस को और आर्थिक तरफ भी एक्सटेंड करते हो या सिर्फ आप इसको जाति पे फोकस करते हो? इंटरेस्टिंगली इट स्टार्टेड विद द क्लास थिंग, क्योंकि विश्वविद्यालयों में जानबूझकर जाति पर तो दबाव दिया नहीं जाता था। मार्क्स का प्रभाव क्लास पे दिया जाता था, गरीब अमीर, कबीर अमीर, ये वाली हमेशा सर्वहारा, प्रोलेटेरियत इधर हो गया, और दूसरी तरफ जो है वो पूंजीपति हो गया। वो वाली टर्मिनोलॉजी में हम लोगों के समय में खूब बात होती थी। ये वह समय जब अभी सोवियत संघ का विघटन होने वाला था, इट वॉज अबाउट टू फॉल। आई एम टॉकिंग अबाउट 90 to 93। तो 91 में होता है, तो समझिए उससे पहले भी चल रहा था पेरेस्ट्रॉइका, ग्लासनोस्ट, और ये वो पीरियड था। तो क्लास तो हम लोगों को ज्यादा सिखाई गई थी। हम लोगों को तो लड़कर इससे आगे निकलना पड़ा कि द क्लास इज नॉट द ओनली रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, बट यू आर राइट, क्लास इज एन इंपॉर्टेंट रियलिटी, बट यू अंडरस्टैंड इट इज इजी टू ट्रांसेंड क्लास। It is easy to transcend class. A small gesture changes everything. आप थोड़ी सी चीज से अपनी क्लास को ट्रांसेंड कर सकते हैं। एजुकेशन क्लास से ट्रांसेंड कर सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लास से ट्रांसेंड कर सकती है, कोई सपोर्ट आपको क्लास से ट्रांसेंड कर सकती है। आपने केवल माइग्रेट कर लिया, आप बिहार से दिल्ली आ गए, आपकी जो मजदूरी है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी बिहार के संदर्भ में आपकी क्लास ट्रांसेंड हो जाएगी। आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, आपकी क्लास ट्रांसेंड हो जाएगी। I remember in 1991, a colleague of mine, she studied in masters in US. वो हमारे साथ आई वापस, तो उसने कहा वहां तो हम गरीब थे क्योंकि स्टूडेंट थे, पैसा अरेंज नहीं कर, लेकिन फिर भी हमारा लाइफस्टाइल जो था वो यहाँ के अपर मिडिल क्लास से बेहतर था। यू अंडरस्टैंड दैट द क्लास कैन एक्चुअली बी ट्रांसेंडेड टू सम एक्सटेंट रादर इजीली। हालांकि एक सीमा के बाद इसमें भी मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी आपकी बात एकदम सच है कि क्लास इज एन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मार्कर। लेकिन भारत जैसे देश में क्लास और कास्ट सेपरेबल है नहीं जितना कहा जाता है। बार बार आप कहें कि नहीं जी पासवान के बेटे को रिजर्वेशन क्या दिया, ऐसे आपको 10, 50, 100 लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं है, वो एक्सेप्शंस हैं। हमारे गाँव में, आप तो गाँव से आते हैं, गाँव देखा होगा आपने, हमारे गाँव में क्लास और कास्ट के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। यूजुअली अपर कास्ट आर बेटर प्लेस्ड देन यूजुअली लोअर क्लास, बेयरिंग ओनली अ फ्यू एक्सेप्शंस, जिस केस में किसी वजह से परिवार के लोगों को रिजर्वेशन से, कोई सरकारी नौकरी मिलने से, लैंड होल्डिंग अभी भी चेंज नहीं हो रही है ज़्यादा, लेकिन उनसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया। बट आई स्टिल बिलीव ब्रेकिंग कास्ट इज फार मोर डिफिकल्ट इन इंडिया इन कंपैरिजन टू ब्रेकिंग क्लास। फिर आपने पासवान की बात करी, जैसे चिराग पासवान जो एलजेपीआरबी से अब यूनियन मिनिस्टर बने हैं, आपको लगता है वो इतने देखने में इतने सही लगते हैं और उनके सारे इतने मीम्स वगैरह आते हैं, क्या उन्होंने सिवियर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करी होगी, या अब भी जब ऐसी पार्लियामेंट है जहाँ प्रेडोमिनेंटली अपर कास्ट हैं, वो उनको कहीं ना कहीं लुक डाउन करते होंगे? लेट अस आस्क एन ऑनेस्ट क्वेश्चन विमर्श। चिराग पासवान से मात्र 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर बैठे हुए विजेंद्र चौहान और विमर्श को, विनम्र को चिराग पासवान के बारे में ये सवाल पूछना पड़ रहा है
Isn't it humiliating in itself? It is. It is. I hope you realize what I'm saying. Yeah. As I said, एक सीमा के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन सब्टल हो जाता है, एक सीमा के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन फाइनर, सूक्ष्म हो जाता है, सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन यह एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। आखिर चिराग पासवान पहला व्यक्ति तो नहीं होगा जो अपने पिता के कारण पॉलिटिक्स में सफल हो रहा है। क्या बाकी सवर्ण लोगों को, जिन्होंने अपने पिता के कारण इस चीज को लगातार अचीवमेंट्स मिली, अब तो आपके पास आईसीसी चेयरमैन है पिता के कारण बना हुआ, ठीक है ना? वो तो बेचारा चिराग पासवान तो बेचारा क्रिकेट खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा था। यू हैव आईसीसी चेयरमैन हु इज आईसीसी चेयरमैन बिकॉज ऑफ हिज फादर। लेकिन वो चूंकि अपर कास्ट है या फिर वो चूंकि दलित नहीं है, इसलिए यू वोंट रेज दिस क्वेश्चन टू हिम, यू विल रेज दिस क्वेश्चन टू चिराग पासवान। जब बाबू जगजीवन राम की बेटी, आपको याद आ रहा होगा केस जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पिता जिस समय उप प्रधानमंत्री थे, देश का उप प्रधानमंत्री, उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उस समय सहना पड़ा। इसलिए एक पीढ़ी की जनरेशन, एक पीढ़ी की वेल्थ, एक पीढ़ी की सो कॉल्ड प्रिविलेजेस, कास्ट जैसी हजारों साल वाली डेप्रिवेशंस को वाइप ऑफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इट इज अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों को चिराग पासवान का इस्तेमाल या जगजीवन राम का इस्तेमाल उन्हीं की कम्युनिटी के खिलाफ एक चाबुक की तरह करने के लिए मिल जाता है कि हम ये कहने के इस्तेमाल करते। देखिए ये एग्जाम्पल है जिससे तय होता है कि नहीं सब दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, विदाउट रियलाइजिंग कि अपर कास्ट को ये प्रिविलेजेस कितने लंबे पीरियड तक मिले। आपने रफली नेपोटिज्म को टच करा। मेरी नेपोटिज्म पे बहुत अलग रहा है। मुझे लगता है कि किसी के पिता ने अगर कुछ संपन्न हासिल करा है या उसके परिवार ने हासिल करा है, तो अगर वो ये अधिकार अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा तो नहीं एवरीवन इज चैरिटेबल और वो हर चीज़ ऑक्सफैम या गुडविल को 99% डोनेट कर देंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछें जी, तो जब तक संतान इसे अपने हक की तरह नहीं मांग रही है, क्योंकि अगर मैंने हासिल किया तो मेरा हक है कि मैं ऑक्सफैम को दूंगा या बेटे को दूंगा या बेटी को दूंगा, बेटी को दूंगा, ठीक है ना? अगर संतान में ये इनहेरेंट एक्सपेक्टेशन है कि नहीं ये तो मेरा ही हक है, there's a problem in it, right? Better civilizations have learned it that inheritance should not be a right. ठीक है? Inheritance is a right to give, it's not a right to receive. Correct. पहली बात, ठीक है ना? दूसरी बात, inheritance जो है वो perpetuate करता है उसी, जैसे हमने अभी कल्चरल कैपिटल कहा था, तो कल्चर की जगह इकोनॉमिक कैपिटल में उसे परपिचुएट करता है। बट टू सम एक्सटेंट यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट इट इज बट नेचुरल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग बाद में आता है, हम लोग तो इस बात को जब आइडेंटिटी पढ़ाते हैं तो इस बात को बताते हैं कि यह सभी प्रजातियों में पाया जाता है कि हम अपनी संतति को कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं। जी, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द रीजन जिससे पेट्रियार्की पैदा हुई, क्योंकि व्यक्ति अपनी संतान को कुछ देना चाहता था जो कुछ उसने हासिल किया था उत्तराधिकार में। दिक्कत यह थी कि सिद्ध कैसे हो कि उसकी संतान है, क्योंकि संपत्ति तो थी पुरुष के पास, पुरुष देना चाहता था अपनी संतान को। अब ये कैसे सिद्ध हो कि जो संतान है वो उसकी हो? ये तभी हो सकता है जब जो स्त्री उसको पैदा कर रही है उस पर यह शर्त हो कि वो केवल मेरी संतान पैदा करेगी, एंड दैट रिजल्टेड इन मोनोगेमी एंड हेंस मैरिज एंड हेंस पेट्रियार्की एंड हेंस सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। तो दरअसल पितृसत्ता आती है इस वजह से, पेट्रियार्की आती है इस वजह से, क्योंकि मनुष्य में ये इनहेरेंट चाह है कि वह अपनी संपत्ति अपनी संतान, खासतौर से पुरुष संतान को दे। दिस इज वन ऑफ द रीजन। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बियॉन्ड अ पॉइंट यू कैन नॉट ब्लेम समबॉडी अनलेस इट इज समथिंग दैट ही ओन। ही ओन इज इंपॉर्टेंट। पैसा आप दे रहे हैं समझ में आता है, संपत्ति आप दे रहे हैं समझ में आता है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी की यह अपेक्षा कि उसका बेटा भी आईएएस ही बनेगा, यहां पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना? उसके लिए आईएएस बनना आसान है, प्लीज इस बात को समझिए। हालांकि आईएएस बनना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन रिलेटिवली उसके लिए आईएएस बनना आसान। उसके पास ऐसी क्या चीज होती है, कोई कुंजी होती है? कल्चरल कैपिटल होगी। वो जब सामने बैठा होगा, बचपन से बढ़ रहा होगा, उसके आसपास लगातार आईएएस अधिकारी होंगे जो उसके घर में पिताजी से मिलने भी आएगा, वो उसको खिलौना भी आईएएस का देगा। यूपीएससी तो उसको भी देना पड़ेगा, परीक्षा दे, ये मैंने पहले ही बताया। परीक्षा में लगता है कि प्रश्न बराबर है, लेकिन प्रश्न बराबर होने से आपके प्रिविलेजेस बराबर नहीं हो जाते।
आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाला व्यक्ति आपके पास 24 घंटे है। वो सारे रिसोर्सेज उसके पास 24 घंटे हैं। हालांकि आईएएस में तो फिर भी उसे परीक्षा देनी पड़ रही है, बट पॉलिटिक्स जहाँ उसे परीक्षा नहीं देनी पड़ रही है, फिल्म इंडस्ट्री जहाँ उसे परीक्षा नहीं देनी पड़ रही है, इंडस्ट्री इन जनरल जहाँ उसे परीक्षा नहीं देनी पड़ रही है, वो जस्ट बिकॉज वो बड़े बाप का बेटा है इसलिए उसको ये प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। It's a very complicated issue, but I have a small anecdote to further increase our conversation around caste and perhaps inflame a few people as a consequence. मैं किन्हीं यूनियन मिनिस्टर के यहाँ गया था पॉडकास्ट करने के लिए, और उनके जो सब के सब क्या बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरीज और जितने भी और ब्यूरोक्रेट्स थे, सबके लास्ट नेम्स अपर कास्ट थे। तो फिर मैंने कुछ प्रोप्राइटरी रिसर्च करने की कोशिश करी, which means a few clicks and a few searches, nothing more than that. And I was speaking to a friend of mine, and he said even in newsrooms across the country, YouTube is an exception by the way, YouTube पे ऐसा नहीं है, it's all predominantly upper castes, which serves to prove कि क्या कोई योग्यता में कमी है लोअर कास्ट के, या फिर कोई जो रिजर्वेशन के लॉज हैं वो इन जगहों पे अप्लाई नहीं करते, इसकी वजह से लोअर कास्ट पीछे रह रहे हैं, कि why is the over representation of upper castes in bureaucracy and media according to you? Not just the bureaucracy and media, in all upper echelon of the country. There are structural reasons and there are behavioral reasons. Of course. Structural reasons, there is a systemic discrimination against people from the lower caste. But how does it start? कि आपसे पूछते हैं कि There's several reasons to start. For example, suppose, I'm just giving you the previous example, suppose your father is an IAS officer, right? The IAS officer will retire at least as a secretary, maybe cabinet secretary, chief secretary, right? Now the son get into the service. He knows the strings to pull. पापा right? भी IAS थे। नहीं, the papa IAS knows strings to pull, so that this person get a smooth elevation to the place, right? This is, I'm just giving you one example which will not be there in any written thing. There are written discrimination also, and there are systemic reasons. जैसे कि आपने दलित्स के लिए, SC STs के लिए एंट्री में एज में 5 साल का अतिरिक्त डिफरेंस दे दिया. It looks a very positive thing. It is to some extent, but it also means that the average age of entrant from these communities is higher than the average age of entrants from the other upper castes, which effectively means they'll have more years to cover, they have more years to serve, and hence better place to reach, because it's usually seniority, right? So this is another reason. And third is there is a huge glass ceiling, ठीक है? And as I said, अब याद मैंने अपना एग्जांपल देके बताया था कि जब मेरी नियुक्ति हुई तो कैसे काम किया, शायद कास्ट ने काम किया होगा, तो क्या ये बाकी जगह पे लागू नहीं होगा? When you need to have good positions. देखिए, एक IAS ऑफिसर ऐसा भी हो सकता है जिसका काम है कि ट्रेनिंग में जाके करिकुलम को देखना है वो भी IAS ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर। ऐसा ही तो होता है ना, जब सरकार बदलती है तो कुछ ऑफिसर जो एकदम प्लम पोजीशंस पे थे, अचानक दे आर रेलिगेटेड टू यूजलेस पोजीशंस, राइट? है वो भी IAS ऑफिसर। गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज टू वर्क is a function of biases, and these biases work against caste, against gender also. आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में महिलाएं गायब हैं। कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में इसलिए बाकायदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए रूल बनाना पड़ा कि यू नीड टू हैव विमेन। वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है ना, वहां तो सब कुछ मेरिट से हो रहा होगा, लेकिन स्त्रियों को ऊपर नहीं पहुंचने दिया जाएगा, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी सिस्टमिक बैरियर्स। जब जैसे ही उसकी पहली प्रेगनेंसी होगी, शादी होगी, दूसरा बच्चा होगा, इन सब में उसको नीचे ड्रैग किया जाएगा कि उसको इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं दी जाएंगी, कि शी इज नॉट अवेलेबल एंड थिंग्स लाइक दैट। इनफैक्ट देयर वाज अ रीसेंट स्टडी आई हैव कोटेड इन अदर इंटरव्यू आल्सो, कि अगर सारे IAS ऑफिसर्स, आप समझ रहे हैं, रिजर्वेशन महिलाएं जो हैं, अगर आप देखेंगे आज की डेट में तो महिलाओं का अच्छा खासा शेयर है IAS सेलेक्ट होने में, सर्विसेज में सेलेक्ट होने में। पिछले कुछ समय से ये अराउंड 30% है। इट इज नॉट 50%, बट इट इज नॉट दैट बैड, इट्स 30%। यानी कि हर साल के रिजल्ट में IAS बनने वाली में लिस्ट में देखेंगे तो 30% लड़कियां हैं। इसका, और ये ऐसा पिछले काफी सालों से हो रहा है, 15-16 सालों से तो डेफिनेटली हो रहा है।
इसका मतलब यह है कि देश के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनमें 30% महिलाएं होनी चाहिए। मुझे एक देश राज्य बता दीजिए जहां पर है। You'll be surprised that in your state, हरियाणा, there was just one DM in the entire Haryana, women. Means the officers are available. Officers are available in the cadre, but they are not being given the responsible positions. क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहा जाएगा ये तो उन पर एहसान किया, सैलरी तो पूरी दे रहे हैं ना, ये तो उन्हीं पर एहसान हो रहा है कि इतनी परेशान वाली नौकरी हमने नहीं दे, परेशान वाली पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये वो समय है जब वो 12-13 साल सर्विस में रह चुकी होंगी, 10 से 12 साल, 8 से 12 साल, और इस समय वो फैमिली बना रही होंगी, वो उनके बच्चे हो रहे छोटे होंगे, क्यों उन्हें परेशान करना? What they're saying effectively, you have come from US, you understand that. Effectively what they're saying is that उनको जो response challenging positions है वो नहीं दी जा रही हैं, उन पर ही एहसान करते हुए, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए डीएम तो 24 आवर्स का आईएएस है, जबकि महिलाएं 8 आवर्स की आईएएस है. This 16 hours of being IAS is being robbed of them. But you yourself said that they are busy in their duties. No, how will they? That's a pretext that means. क्या उनसे पूछा कि आप डीएम बनना चाहेंगे या उसके असिस्टेंट काम करना चाहेंगे? जरा देखिए ना, हम लोग तो बहुत क्लोजली इस चीज को देखते हैं. कुछ चीज होती है जिसे कैडर मैरिजेस कहा जाता है. जब सब इलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, लबासना पहुंचते हैं, शादी कर लेते हैं, और मसूरी में शादी कर लेते हैं, उससे उनको सही कैडर मिल जाता है. ये सीन भी होता है. ये होता है, बहुत होता है. हर सर्विस में होता है. फॉरेन सर्विस में भी होता है, एएस में भी होता है. नथिंग रॉन्ग विद, आप साथ साथ हैं, आपकी एज है, आप शादी करें, क्या बुराई है? एंड ऑब्वियसली दिस इज एब्सोल्युटली लेजिट थिंग, नथिंग रॉन्ग. लेकिन इन दोनों को जरा एक साथ, जिनके एक ही बैच के हैं ना, एक ही बैच में घुसे हैं, एक ही साथ शादी हुई है, इनके करियर ग्राफ को देखिए, क्या एक करियर ग्राफ एक जैसा है? दोनों एक साथ साथ हैं तो बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वो करियर में भी बराबर पोजीशन पे होने चाहिए, क्योंकि उनके नंबर ऑफ ईयर्स भी बराबर है, क्वालिफिकेशन भी बराबर है, मैरिज का डेट भी बराबर है, बच्चों का डेट भी बराबर है. क्या बराबर होता है उनका करियर? नहीं होता है. द विमेन आईएएस ऑफिसर हैव टू कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द फैमिली थिंग, लेस टुवर्ड्स द करियर थिंग, एंड हेंस दे गेट द मेल गेट द एडवांटेज of reaching a higher position. But what would you say about the biology of being a man and a woman? जो family का एक structure होता है, जिसके it's a traditionalist view where some women are very happy. And who should be compensating for that? Society, right? How I mean, so? वो एक स्त्री है जिसने, चूंकि वह स्त्री है इसलिए बच्चे वही पैदा करेगी, मैटरनिटी वही देगी, ठीक है ना, और बच्चों को की बेसिक रियरिंग शुरुआती वही, नर्सिंग वही करेगी. क्या यह है किसी भी तरीके से समाज की जिम्मेदारी नहीं होगी, परिवार की जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके पति की जिम्मेदारी नहीं होगी, जो कि वही सेम सर्विस में? उसको 15 दिन की पैटर्निटी लीव दी जाएगी, इसको 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी. महिला को 2 साल वो अपने करियर से दूर रहेगी. इस बीच में 2 साल में वो बाकी बराबर के लोग 2 साल आगे पहुंच जाएंगे. जब ये वापस जाके ज्वाइन करेगी तो उससे कहा, अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड रूम की पोस्टिंग दे देते हैं, अभी तो बच्चा छोटा है. प्लीज अंडरस्टैंड द चैलेंज. इट हैपेंस इन द कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स आल्सो. दैट इज व्हाट द ग्लास सीलिंग इज ऑल अबाउट, राइट? द ग्लास सीलिंग इज सिस्टमिक. But what should the woman do? Like आप ये बताओ कि अगर कोई maternity leave ले रहा है to rear their child, what can they do? कुछ थोड़ी कर सकते हैं उसके अंदर. I believe that child rearing should be the shared responsibility. It is. See, it is. If it is, then, and both of them are in service. But I don't think it's an equal responsibility sometimes. I think sometimes what tends to happen. Well, it depends how you look at it. Please find out whether it is universally so. या the more responsible societies take the responsibility on the society in general, कि अगर इन्हें 2 साल मान लीजिए चाइल्ड रियरिंग की है, तो वह जो काम वह कर रही थी वह भी सोसाइटी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए उसको इसके लिए पनिश न किया जाए. I see what you mean. ठीक है ना? Which effectively means give up little positive discrimination in favor of her, right? Have a substantial paid leave, more money. Paid leave तो खैर मिलती है. मैं कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो वापस आती है तो ये ना मान लिया जाए कि वो डम हो गई, उसको वही पोजीशन दी जाए, उनको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उसी किस्म के काम दिए जाएं जिस किस्म के काम उसके साथ के बैचमेट्स को मिल रहे हैं जी. विच इज नॉट सच अ डिफिकल्ट थिंग. यू विल नॉट लेट अ IFS ऑफिसर बिकम एम्बेसडर बिकॉज द पर्सन इज जस्ट मैरिड. इट्स नॉट फेयर. इट हैपेंस. अंडरस्टूड. एक आई वांट टू टेक अ डिफरेंट सेगवे राइट नाउ. मैंने आपको जब पहले डिस्कवर करा था तो मैंने आपको दृष्टि IAS के वीडियोस में देखा था, एंड ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द मीम, राइट? उन वीडियोस को जब वो इंडिया में वो वीडियोस वायरल होने शुरू हुए तो सब लोगों को पता लगा कि UPSC के इंटरव्यूज कैसे होते हैं.
Then, of course, a few films came out and we had more ideas. But one contention, and I'm sure there are many contentions, aap khud bhi, you yourself deal with so many contentions about the severe lack of fairness in the UPSC examination, the massive discrimination, the lakhs who apply for the exams and don't end up getting into the services in the first place. ये तो एक भारी मात्रा में अनफेयरनेस चलती रहती है. लेकिन एक यूनिक अनफेयरनेस जो मैंने आइडेंटिफाई करी वो ये है कि आप सब कुछ क्लियर कर लेते हो, फिर कुछ पैनलिस्ट्स के डिसीजन के ऊपर आपका करियर रेस्ट करता है. तो ये एक पर्टिकुलर एक ऐसी ग्रीवेंस है जिसका कोई इलाज भी नहीं कर सकता कुछ, एंड येट यू फाइंड योरसेल्फ ऑन द बैक एंड ऑफ इट. व्हाई इज इट लाइक दिस? सी दिस एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, ठीक है ना, सामने बैठने वाला व्यक्ति के बायसेस हो सकते हैं और उसकी सब्जेक्टिविटी होगी. ये एग्जिस्ट करता है और ये इसको डिनाई करने का कोई मतलब नहीं. हालांकि सिस्टमिक तरीके से इसको रोकने की कोशिश की जाती है, जिसका मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो पैनल है उस पैनल में एक डाइवर्स पैनल होता है और एक छोटा मोटा डिस्कशन होता है और उसके बाद ये तय होता है कि व्यक्ति इतने मार्क्स के लायक है. लेकिन द बिगर प्रॉब्लम दैट वेदर 30 minutes conversation is good enough to evaluate somebody's personality, it stands. But as I said, it is there for everyone. ठीक है ना, सबके लिए है. वही वाला सवाल है कि सबके लिए है, तो हम मानकर चलते हैं कि हो सकता है कि ए केस में थोड़ा सा पॉजिटिव है, बी केस में थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, लेकिन म्यूचुअली इट विल कैंसल आउट. ठीक है, तो इन लार्जर पिक्चर यूजुअली, एंड प्लीज अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ इंटरव्यू इज नॉट 100%. ओके, इट्स ओनली 275 मार्क्स. ठीक है ना, तो आपने जो मेंस में किया है वो ज़्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है. इंटरव्यू इज ओनली एन एडिशन टू दैट. इट्स नॉट दैट कि इंटरव्यू बोर्ड तय करता है कौन IAS बनेगा कौन नहीं बनेगा. इंटरव्यू बोर्ड तो ये कहता है 275 में इस व्यक्ति को 150 दे दो, इसको 170 दे दो, जो कि उसके 30 मिनट की परफॉर्मेंस पर है. तो इंटरव्यू में सब्जेक्टिविटी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो हर तरह के इंटरव्यू पे लागू होती है. यहाँ पर इसको कम करने के लिए इतना जरूर कर दिया गया कि उसका वेटेज जो है 100% नहीं है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में होता है. करेक्ट, कि क्या इंटरव्यूज इंटरव्यू से तय हुआ कि आप अंदर आएंगे कि बाहर जाएंगे. दैट्स नॉट द केस. इंटरव्यू में आपको, और इसलिए उसका डिफरेंस यूजुअली सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन पर कम होता है. इसका इंटरव्यू से जो फर्क आता है यूजुअली आपकी रैंकिंग और कौन सी सर्विस मिल रही है उस पर आता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो प्राइमरीली आपके मेंस पर तय करता है, रिटन एग्जामिनेशन पे तय करता है. इफ यू आर डन अ गुड मेंस और आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छा है तो इट बिकम आइसिंग ऑन द केक. तो आपके लिए लगभग तय हो गया कि आपको IPS या IAS जैसी अच्छी सर्विस मिल जाएगी. जबकि इसका रिवर्स अगर है, आपने इंटरव्यू रिटर्न में बहुत अच्छा किया है, इंटरव्यू आप एवरेज केवल देकर आ गए, तो हो सकता है कि आपको टॉप सर्विस की जगह पे बॉटम सर्विस के लिए से काम चलाना पड़े. सो आई थिंक सिस्टम ने इसका ध्यान रखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई वो नहीं है, बट येस इट शुड बी इवन बेटर. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हर बार उभर के आती है, जब कोई UPSC एग्ज़ाम देने के लिए बैठता है तो अपने बहुत सारे साल लगाता है, बहुत मेहनत करता है. फाइनली वंस दे गेट इन, सॉरी बिफोर दे गेट इन, उनको एथिक्स, मोरालिटी, जजमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. आपके जैसे इतने वरिष्ठ प्रोफेसर्स होते हैं हिंदी के अंदर जो साहित्य भी पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स भी पढ़ाते हैं. लेकिन I forget what the survey is. I can look it up later. When many of the civil services officers were surveyed, they said they had to compromise their ethics. कि उनको कहीं ना कहीं एक तरह से politically बांध दिया जाता है. तो हम इतनी जैसे स्कूल के अंदर भी ऐसे होता है, हम इतनी आइडियलिस्टिक नोशंस लेके दुनिया में आते हैं और उसके बाद जो रियल पॉलिटिक होता है इस दुनिया का वो हमें कहीं ना कहीं तोड़ देता है अंदर से. Is there no way for the preparation of the exam to also open you to the brutal realities of dealing with this country's political class? Well, मेरी समझ थोड़ी सी भिन्न है आपसे. आप ये मानकर चल रहे हैं कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो इस देश की बीमारियों की जड़ है, which is not the case. Trust me. I mean, I know it's a easy punching bag. It's the default punching bag. हाँ, इट्स अ डिफॉल्ट पंचिंग बैग. लेकिन ईमानदारी की बात है कि हमारा पॉलिटिकल क्लास, मेरी उससे 50 असहमतियाँ हो सकती हैं. हम सड़क पे जाके उनके खिलाफ ही नारेबाजी करते हैं, हम उनके खिलाफ ही तमाम तरीके के आंदोलन करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं. वो मेरा राइट है. लेकिन ये एज्यूम करना कि सोसाइटी A
कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ को पॉलिटिकल क्लास या ब्यूरोक्रेसी में ले आएगी, नहीं पॉसिबल है। सोसाइटी ए के ही प्रोडक्ट लेकर आएगी। आप गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज़ नहीं कर सकते। अगर आपका समाज, रियल समाज, जैसे आप रियल पॉलिटिक्स कह रहे हैं, मैं रियल सोसाइटी, अगर करंट सोसाइटी है, तो उससे निकलने वाला प्रोडक्ट चाहे आप कितनी अच्छी छननी से छान लीजिए, वो वैसा ही नेता निकलेगा जैसा नेता निकल रहा है, और वो वैसा ही ब्यूरोक्रेट निकलेगा जैसा ब्यूरोक्रेट निकल रहा है। ये छननी का दोष नहीं है, जो उसमें रॉ मटेरियल डाला जैसे छाना जा रहा है उसका दोष या गुण है। जब आप दोष कहें दोष, गुण है गुण। क्योंकि भ्रष्टाचार भी और राजनीति भी समाज का ही उत्पाद होती है। आप उसे कहीं और से नहीं ला सकते, ठीक है ना? आप सोचिए ना कि हमारा समाज जब किसी को भ्रष्ट होने पर के लिए शर्मिंदा नहीं कर पाता है। भ्रष्ट होना सोशली सैंक्शन्ड एक व्यवहार है। बिल्कुल है। ठीक है ना? न केवल सोशली सैंक्शन्ड व्यवहार है, बल्कि अपेक्षित व्यवहार है, एनकरेज्ड है, एक्सपेक्टेड है। अगर आप आईएएस बन रहे हैं भाई, वरना आईएएस बनने की इतनी लाइन क्यों है दोस्त? अब सोच के देखिए ना, ग्रुप ए की एंट्री लेवल जॉब है, लेवल 10 की जॉब है, 75 से 80 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंट असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसकी तनख्वाह एक आईएएस अधिकारी से शुरुआती 4 साल में ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इस वाली नौकरी में जाएगा वो बेचारगी से भरा हुआ माना जाएगा, और एक आईएएस अधिकारी, वो अपने पूजा खेड़कर वाला केस देखा ही, जी, उसको पहले दिन से ऑडी चाहिए, उसको पहले दिन से बड़ा कमरा चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं कि ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये समाज ने इस मानसिकता को सैंक्शन दे रखी है, एक्सपेक्टेड है, इसीलिए ना। वरना मतलब ये मजाक की बात है, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से कोई व्यक्ति आईएएस बनता है, वो उसकी कीमत, शादी में कीमत करोड़ों में हो जाती है। हाँ। करोड़ों में होती है। उसकी सारी तनख्वाह जोड़ लीजिए, वो करोड़ों में नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब ये तनख्वाह के लिए दिया जा रहा दहेज नहीं है, ये किसी और चीज के लिए दिया जा रहा दहेज। जब तक आप इस सोशल सैंक्शन को खत्म नहीं करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप, मान लीजिए आपने सोना छान के निकाला, एकदम सोना व्यक्ति है, उसके बाद में भी तो करप्शन की गुंजाइश होगी। वो ईमानदार था, वाकई ईमानदार था, वो ईमानदारी से ही नौकरी करना चाहता था, लेकिन उसके बाद की सिचुएशंस भी तो उस पर असर डालेंगी। जब वो देखेगा उसके फेलो ऑफिसर्स बड़ी गाड़ियों में हैं, उसके फेलो ऑफिसर्स प्रॉपर्टी तैयार कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति पे असर नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही दबाव का भी, जब कोई आईएएस अधिकारी कहता है कि पॉलिटिकल प्रेशर से मैंने ऐसा किया, तब वो 90% मामले में झूठ बोल रहा होता है। भय से ज्यादा लालच दरअसल भ्रष्टाचार का कारण होता है। हम कई बार अपने लालच को भय कहकर निकालते हैं, मैं क्या करता, मजबूरी थी। नहीं, वो ये भी बोल सकता है कि यार मेरा ट्रांसफर हो जाता फिर। वही ना, भय है ना। आप कह रहे हैं कि भय था, कुछ हिस्सा भय का भी होगा, लेकिन अधिकांश हिस्सा लालच का होता है। आप पावर के निकट रहना चाहते हैं, आप अपने बॉसेस को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने बॉसेस को नाराज करने का जोखिम उठाया, और वो उसके बावजूद नौकरी में रहे, या नौकरी में नहीं भी रहे तो क्या बिगड़ गया। हाँ, प्रॉक्सिमिटी टू पावर का एक ऐसा नशा होता है, खासकर दिल्ली देश की राजधानी में, जो किसी को भी लुटियंस, कनॉट प्लेस के इर्द गिर्द रहने वाले को अगर लग जाए तो वो पूरी जिंदगी उसमें लगा देता है कि किस तरह से हाउ डू आई गेट राइट टू द सेंटर। And it's there in the system, it's there in the air. If you realize जैसा आज से कि पिछली बार लेटरल एंट्री में जो लोग आए थे, वो तो कॉर्पोरेट से आए थे ना। हाँ। लेटरल एंट्री में जो लोग आए थे, उन्होंने क्या तोप मारी, उन्होंने क्या उखाड़ा। वो पहले शुरुआत के 2 साल लगातार इस बात पे लगे रहे कि उन्हें कौन सा बंगला मिलना चाहिए, उनको कौन सा फ्लैट मिलना चाहिए, कौन सी गाड़ी मिलनी चाहिए। क्या आप मेरे को समझा सकते थोड़ा लैटरल एंट्री के बारे में? मैं केवल न्यूज़ पढ़ पाया, लेकिन I wasn't able to understand the depth of it and why is it such a controversial addition? Well, thankfully what has happened is that इस वाली सरकार के, जो कि रिलेटिवली थोड़ी सी कमजोर सरकार है, थैंकफुली इसमें जो लोगों की राय है उसका कुछ असर दिख पा रहा है। लेटरल एंट्री का कुल मिला के आसान मतलब ये है कि अलग अलग क्षेत्रों से, जो कि कॉर्पोरेट हो सकता है, जिसका देखिए, अगर आप रियल पॉलिटिक्स की बात करें, इसका मतलब है कॉर्पोरेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, देयर इंस्टॉलेशंस, बेसिकली लॉबिस्ट अंदर ही, लॉबिस्ट। दैट थैंकफुली यू सेड इट। इट्स यूएस में ये थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इट्स ओपन है, ओपन एंड ऑर्गेनाइज्ड है। उसके लिए रास्ता देने के लिए हमारे यहाँ इसको लेटरल एंट्री कहा गया। अच्छा, ये मतलब था इसका। रोचक बात ये है कि देखिए, प्रूफ तो नहीं किया जा सकता। हाँ, आपको समझना पड़ेगा ना कि कोई कॉर्पोरेट में अगर 5 करोड़ का पैकेज ले रहा है,
हाँ। तो वह 40,000 1,40,000 की नौकरी पे क्यों आएगा? ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि वो दरअसल वहां पर भी रोल पर रहेगा। ठीक है ना? किस फॉर्म में रहेगा मुझे नहीं पता। ठीक है ना? डायरेक्टर एम्बिगुअस। व्हाटएवर हाँ। व्हाटएवर लेट्स नॉट गेट इनटू इट। ठीक है ना? तो उनको थोड़ा-सा फुट स्पेस देने के लिए इन द नेम ऑफ कि भई वहाँ से वो नई आइडिया लेकर आएँगे एंड थिंग्स लाइक दैट, इसके लिए दिया। लेकिन इस बार जो प्रॉब्लम आई वो ये है कि चूँकि सरकारें अब उतनी मजबूत नहीं है ये वाली सरकार, तो लोगों ने सवाल उठाया कि भैया ये सारे के सारे की सारी पोस्ट अनरिज़र्व कैसे हो गई? हुँ। इसमें दलित क्यों नहीं है? इसमें एससी क्यों नहीं है? इसमें एसटी क्यों नहीं है? इसमें ओबीसी क्यों नहीं है? और सरकार ने वाक़ई जितनी पोस्ट निकाली थी, सारी अनरिज़र्व निकाली थी। जबकि अगर मान लीजिए 50 पोस्ट आ रही हैं, तो उनमें से 25 पोस्ट तो रिज़र्व होनी चाहिए। तो ये मामला सरकार से हैंडल नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के लिए अब जाति एक बड़ा सुलगता हुआ उत्तर प्रदेश में हार के बाद सरकार को समझ में आ गया है कि जाति वाले मामले में उसे पंगे नहीं लेने चाहिए। इस हुँ। कारण फाइनली सरकार ने इसको फैसले को वापस लिया और कहा कि हम इस पर फिर से विचार करेंगे। ठीक है? तो अब हमारे पास जो लॉबिस्ट भी आएँगे, ये भी दिक्कत बात है कि जब आप लॉबिस्ट लाएँगे तो लॉबिस्ट में दलित कहाँ से लाएँगे? कॉर्पोरेट्स ने तो दलित्स को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया है। राइट, आपको फेक प्लांटिंग करनी पड़ेगी। व्हाटएवर। दैट्स सो इनसेन, आई डिडंट रियलाइज़ कि आई थॉट लैटरल एंट्री बेसिकली इसलिए की जा रही है, ताकि हम लोग एक्सटर्नल टैलेंट जो सर्विसेज़ के थ्रू नहीं गए हैं, उनको ला दिस पाएँ। इज़ अ स्टेटेड थिंग। एंड ऑब्वियसली मुझसे कहा जाए प्रूव कीजिए कि लॉबिस्ट आए तो आई विल नॉट बी एबल टू प्रूव इट। हाँ। यू नीड टू हैव अ कॉमन सेंस टू से कि आई डिडंट हाँ, रियलाइज़ दैट अंटिल यू टोल्ड मी दिस इज़ व्हाट इट इज़। आज मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखी फेडी सूज़ा के इंस्टाग्राम के ग्रे वाले स्क्वायर पे जिस पे वो अपनी न्यूज़ डालती हैं। उन्होंने मेरे लिए वो अचंभे वाली न्यूज़ थी और एकदम में मैंने कहा कि अब अच्छा वक़्त आ गया पैसे कमाने का, मुझे प्रो गवर्नमेंट बातचीत करनी है। मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा आई हूँ गॉट इट। उत्तर प्रदेश की। आई हैड टू रिफ्रेश इट 3 और 4 टाइम्स बिकॉज़ आई कुड नॉट बिलीव माय आईज़। दे सेड इफ यू से एनीथिंग एंटी नेशनल you're gonna have life imprisonment. बट अगर आप गवर्नमेंट की तारीफ करोगे, वीडियोस, पॉडकास्ट, शॉर्ट्स तीनों हम बनाते हैं, तो आपको 4, 6, 8 लाख रुपए मिलेंगे महीने के। पार्टी दे दीजिए। मैंने कहा सब दोस्तकास्ट बंद करते हैं, दोस्तकास्ट यूपी शुरू करते हैं नया और जा के प्रचार करते हैं और हम पैसे कमाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? टू मी इट इज absurd that this is happening. This is absurdity of the highest order for variety of reasons. And I find it, to be honest, मुख्यमंत्री योगी की बहुत समझदारी वाली योजना मुझे इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि केंद्र सरकार, ये मतलब देखिए हमारे यहाँ कहावत होती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हम्म। ठीक है ना? और मेन स्ट्रीम के मामले में उन लोगों ने ये बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार ने किया, जैसे बाकायदा गोदी मीडिया शब्द भी निकल कर आया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अपने खजाने खोल दिए कि आप जो है वो सरकार का भोंपू बन जाइए। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, टेलीविज़न चैनल्स और वो आप उनके बारे में बात कीजिए, आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स के नाम पर पैसा दिया जाएगा, अलग-अलग फॉर्मेट में पैसा दिया जाएगा, प्रॉक्सिमिटी टू पावर दी जाएगी जिसमें आप लाइसेंसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चीज़ें करेंगे। एंड इट वर्कड फॉर 5-10 ईयर्स। लेकिन आप इस बार के चुनावों को आप देखेंगे तो यू रियलाइज़ कि बिकॉज़ ऑफ द सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी वाज़ डाउन। Nobody was looking at the TV channels of Arnab Goswami और जी न्यूज़, राइट? उनको पता था कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो उसका कोई विशेष महत्व हुआ नहीं। एंड दे रियलाइज दैट ध्रुव राठी एंड मे बी रवीश कुमार एंड अजीत अंजुम एंड अदर्स आर क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स। दे आर क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स क्योंकि जो उनकी बॉट क्रेडिबिलिटी, जो बॉट मीडिया था वो काम नहीं कर रहा था, तो दे रियलाइज दैट दे नीड टू हैव इट इन सोशल मीडिया। तो अब तक केवल गोदी मीडिया जो है मेन स्ट्रीम था, अब उनको गोदी मीडिया सोशल मीडिया में ज़रूरत पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये इस तरह की स्कीम निकाली। बट आई थिंक कि इन लोगों की क्रेडिबिलिटी का भी फिर वही होगा जो सुधीर चौधरी का और अर्णब गोस्वामी का हुआ। तो इट विल नॉट बी अ स्मार्ट मूव फॉर यू टू मूव टू मेक दैट पॉडकास्ट या दोस्तकास्ट यूपी, बिकॉज काठ की हांडी है, एक तो उतनी देर तक चलेगी नहीं, और दूसरा यू नेवर नो गवर्नमेंट कब बदल जाएगी। अगर ये गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपको एंटी नेशनल के लिए जेल में डालेंगे, तो दूसरी गवर्नमेंट आके कहे कि जो आपने किया था वो एंटी नेशनल था। अनफॉर्चुनेटली दैट हैज बिकम द सिचुएशन। No, I was only kidding, but I'll be honest, the thought did cross my mind. मैंने कहा कि अपने क्रेडिबिलिटी को ना हार्म करते हुए किसी दूसरे को अगर हायर करके ऐसा चैनल चला दिया जाए तो रुपया अच्छा आता रहेगा और योगी जी का नाम हम करते रहेंगे। एंड द रीज़न आई से दिस
is because the national creator awards that happened, just like I will I know. belong to my community, that is my community of people. I was so surprised to see it takes nothing for my ilk but fake clout and proximity to power to be co-opted into a grander political scheme. कुछ नहीं करा. हाँ वो जी. सारे 3,000 लोग अगर आपको याद हो, मैंने आई मेड अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट. हाँ. अगर आप उन 3,000 लोगों को याद करें, और इलेक्शन से जस्ट पहले था, किसी किस्म का प्रिटेंस भी नहीं था. अगर आप ईमानदारी से देखें तो कोई प्रिटेंस नहीं था, बिल्कुल Right. क्लियर दिखाई दे रहा था. व्हाई वुड पीएमओ बी हैंडलिंग अवार्ड लाइक दिस डायरेक्टली? नॉट जस्ट दैट, पीएम वाज ड्यूली ब्रीफ्ड with every creator. The person was talking about that creator in the lingo of that creation. Correct. Right? Precisely. इसका मतलब ड्यूली आप मैं भी लगभग उसी कम्युनिटी के फ्रिंज पर ही हूँ. आप समझ ही रख सकते हैं. आप शायद थोड़ा आगे होंगे, थोड़ा पीछे होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन मेरे पास भी वो सारे फीलर्स आ ही रहे थे और उनसे बात भी हो रही थी. मेरी नाम नहीं लेना चाहिए, बाद में कुछ क्रिएटर्स से जो वापस आए थे उनसे बात हुई, एंड दे सेड इट वाज होल फुली स्टेज्ड. लेकिन इट वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर देम. गवर्नमेंट, इफ यू रियलाइज, अगर आप इनका टोटल फॉलोअर्स काउंट देख लें, टोटल इम्पैक्ट काउंट देख लें ऑफ दीज 3,000 पीपल, 100 मिलियन से ऊपर, विच इज अ बिग नंबर. अगर उतना आप इलेक्शन के दौरान वास्तव में किसी जगह पहुंचना चाहें, you'll have to spend lot more than that, and it was all government money, not even the money of the party. So it was a smart move. Didn't pay well, but nothing wrong. And considering कि आप you do this UPSC kind of mock interviews for Drishti IAS, have you never been pressured to say be less political or to be so vocal about your views or your politics when you're supposed to आपको औपचारिक रहना है, objective रहना है as an interviewer? See, ये आपकी दो I will personalities not conflict be नहीं करती? discussing it to that depth. अच्छा. Right, for personal reasons, because Drishti is a family thing, right? It's like a family for me. But you must have noticed that I was not in the Drishti panel this year, right? But then you need to understand that why I'm able to do it and many others are not. It is because I'm primarily a teacher, and my primary bread and butter is coming from my salary, right? As a university teacher. So, and university teachers, thankfully till today, are not covered under the Civil Services Conduct Rule, right? They are allowed to critique the government legally, right? They are allowed to be part of the opposition party legally. Some of my colleagues are in the parliament, for example. If you look at Mr. Manoj from sociology department of our college, who is a RJD member, right? And even in the BJP. Manoj Jha? Manoj Jha, right? Sociology department? Yeah, Manoj Jha. Right, he's very vocal in RJD. Right, Manoj. And also, for example, Mr. Sinha from BJP, he's also a colleague from the RLA college. So we are allowed to be part of the political parties as well. So we can have our political opinion, express these political Interesting. legally. So yeah, and that this gives me that elbow space, extra space to be myself. I totally understand when my colleagues in the panel are not able to do it to that extent, because they cannot. उनके साथ ये दिक्कत है कि वे अपने बॉसेस को जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो होंगे उनको नाराज़ ना करें, या फिर चूँकि पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से उनको उनके इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनको ईडी हो सकता है, उनको टैक्स रेट्स हो सकती हैं, उनको बुलडोजर्स भी हो सकते हैं. तो जाहिर है कि वो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे. एंड आई डोंट माइंड दैट. आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट. Of course. Before we sort of formally wrap things up, मैं आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहता हूँ, प्राइमरीली यूपीएससी के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि आप इन पैनल्स पे बैठे हो, लोग आपको सीक आउट करते हैं, इवन दो आप फॉर्मली उसको टीच नहीं करते, बट बिकॉज यू डू द मॉक इंटरव्यूज, देयर इज अ कॉमन असम्पशन दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द प्रोसेस वर्क्स, राइट? आपके एक्सपीरियंस में आप भिन्न भिन्न प्रकार के कैंडिडेट से मिले हो, डू यू थिंक आफ्टर ऑल दीज ईयर्स the services are still worth it, worth the 7-8 years जो लोग लगा लेते हैं बहुत सारे attempts में, worth the sacrifice, the mental health problems, the fatigue, and the real politics that they experience afterward? No. And the single answer is no, for variety of reasons. देखिए, ये सब क्यों होता है? ये सब होता है because certain industries, including influencers, OTT, and social media,
एंड सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो एक हाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? और ये हाइप क्रिएट होने से इसकी एक डिमांड पैदा होती है, ठीक है? ये कैसे आती है? ये मार्केटिंग करने से आती है सक्सेस स्टोरीज को, जो स्टोरीज यूजुअली रैग्स टू रिचेस स्टोरी होते हैं। करेक्ट, यही चलती है इंडिया में। यू वर नथिंग, there was a day when your name figured in that PDF and you became something, right? This rags to riches story, सच्चाई ये है कि ये नहीं कह रहा झूठी है, ये डिस्प्रपोर्शनेट है। मैं बार बार पूछता हूँ, आप पूरी लिस्ट लिख लीजिए ना, आप पूरी हर साल की पूरी लिस्ट उठा लीजिए 800,000 और सोशियो इकोनॉमिक उसका जो है एनालिसिस कर लीजिए। टेल मी हाउ मेनी रैग्स टू रिचेस स्टोरी दैट? 5, 4, nothing more than that. Really. 4, 5. And the large proportion of the successful candidate are the ones who are coming from privileged backgrounds, right? In terms of caste, in terms of economic prowess, in terms of किस इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए, ठीक है ना? इन सारे चीज के प्रिविलेजेस से वो गुजर कर आते हैं और उनका सिलेक्शन होता है अधिकांश का। आपको ये जो 3 या 4 या 5 रैग्स टू रिचेस स्टोरी दिखाई देती हैं, इनमें भी अधिकतर रैग्स टू रिचेस स्टोरी केवल एक क्राइटेरिया पर होती है, फाइनेंशियल, क्योंकि उनको किसी एडिशनल सपोर्ट मिल गई, ठीक है, या फिर उन्हें अपनी थोड़ी एडिशनल मेहनत करके, या मे बी सम अदर फैक्टर्स, क्योंकि उनके पास दूसरे प्रिविलेजेस थे। फाइनेंशियली दे मे बी, अब सही है कि वो सबसे अमीर नहीं थे, वो ठीक ठाक थे या गरीब थे या मान लीजिए मध्यवर्गीय परिवार से आते थे, लेकिन उनके पास दूसरे प्रिविलेजेस थे। उनके पास कास्ट का प्रिविलेज था, उनके पास जेंडर का प्रिविलेज था, उनके पास एक्सेस का प्रिविलेज था, उनके पास किसी एडिशनल सपोर्ट का प्रिविलेज था। The selection in UPSC is basically a function of privileges and deprivation, as I said. लेकिन इंडस्ट्री को चाहिए रैग्स टू रिचेस स्टोरी, so they either create or find out those rags to riches story, and everybody plays on those rags to riches story, so that they can do a Joe Stock later and these on. rags to riches story are consumed as a product itself. Please understand, UPSC is a smaller game in comparison to the industry of rags to riches story industry. I actually worked out on paper. I worked down on paper, and I figured figures can be here and there. I've recorded it. It must be somewhere in the on some videos. But overall, the entire batch of a civil services, entire batch in all civil services, not just IAS, all civil services, वो पूरा का पूरा मिलाकर 2000 करोड़ रुपए का नहीं बनता पूरे करियर में। What do you mean? I mean कि अगर आप उनकी सारी सैलरी, सारी प्रमोशन, सब कुछ जोड़ लीजिए, इस साल में जितने लोग सेलेक्ट हुए वो रिटायर होने तक जितना कमाएंगे, उस सबको जोड़ लीजिए, उस पर आप 15% का जो नॉर्मल उनका 10% का हर साल का बढ़त होती है, प्रमोशन होती है, सब लगा लीजिए और उसको केवल आज के लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर लीजिए, तो 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं बन रहा एक साल का सरकार का खर्चा। Just 2,000 crore for the entire batch, all IAS, all IPS of 1 year. That's nothing compared to the That's nothing compared to the size of the industry we are talking about, which is right now 65,000 crores. The rags to riches industry. I'm talking only about just the coaching industry. If you added the influencer industry and the motivational speaker industry, it will go up the roof. 2000 करोड़ की क्यूमुलेटिव सैलरीज के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री प्रिपरेशन, क्योंकि इन 2000 करोड़ वाला जो सेगमेंट है उसको सेल किया जाएगा टू रेस्ट ऑफ अस हु विल बी, एंड वेयर दिस रेस्ट ऑफ द मनी कमिंग फ्रॉम द लूजर्स हु आर नॉट सिलेक्टेड. It's like lottery. So it's like a lottery. I call it, it's a Ponzi scheme. You really believe that? Believed? I know it. I calculated it. I gave you figures. You're saying you believed it. It's a bloody Ponzi scheme. तो जितने लोग अपनी इतनी आशाएं, इतनी अमन लगा के बैठे हुए हैं, वो छोड़ दें इसको। आशाएं, अमन, एस्पिरेशन इज अ सेलेबल कमोडिटी. उन्हें लगानी पड़ेगी तभी इंडस्ट्री चलेगी. जैसे ही वो छोड़ेंगे इंडस्ट्री विल कोलैप्स. इसलिए इंडस्ट्री विल कीप फ्यूलिंग दिस. This is what being bought and sold. Aspiration is being bought and sold, not the jobs. आज आप मान लीजिए कोई महान ज्योतिष हो जो ये बता दे कि आज इस बार के बैच का आईएएस का टॉपर कौन होगा. ठीक है, मैं ज्योतिष में यकीन नहीं करता, लेकिन मान लीजिए कोई हो, उसको 50,000 करोड़ में भी खरीदने वाले लोग तैयार हो जाएंगे. करेक्ट. अगर उन्हें पहले से पता होगी, इसका मतलब दे विल बी एबल टू गेट बैक दैट काइंड ऑफ मनी ना. राइट.
कहाँ से? सट्टा लगा लेंगे इस पे। कहाँ से? From the people who are losing, who are loser, who will not be selected. They know from day one that they will not be selected. लॉटरी का टिकट तो वही खरीदेंगे ना, ज्यादा लोग टिकट खरीदेंगे, कम लोग जीतेंगे, सीधी कहानी है। जिस दिन पॉन्जी स्कीम में नए एंट्रेंट बंद हो जाएंगे, उस दिन पॉन्जी स्कीम कोलैप्स कर जाएगी। किसी भी पॉन्जी स्कीम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में यही होता है। Are people not waking up to this reality? I hope they will. Some of them are. Some of them are definitely, and thankfully there are other incidents, accidents which are happening around, which is contributing to this realization of it. Unfortunate, but that's true. See, on this quizzical note, जो बहुत कुछ सोचने में मजबूर करता है, और आपकी ये जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट करे हैं, I would like to ask you a simple favor for my listeners and watchers, and this has nothing to do with UPSC or caste or any of the other things we discussed. This is about Hindi. मैं चाहता हूँ अगर आप 3 से 4 किताबें रेकमेंड कर सकते हो जो मुंशी प्रेमचंद की ना हो, जो कि हिंदी कंटेम्प्रेरी हिंदी साहित्य है, जो मेरे देखने वाले दर्शक उससे बेनिफिट कर सकते हैं, क्या किताबें रेकमेंड करोगे आप? देखिए, किसी एक टीचर को 4-5 किताबें चुनने के लिए कहना इज लाइक I know. That's why I said this is my last attempt. अगर आप प्रेमचंद को नहीं पढ़ना चाह रहे हैं और उस पीरियड से किसी को पढ़ना चाहते हैं, तो एज अ बिगिनर आप शरद चंद्र को पढ़ सकते हैं। ठीक है, शरद चंद्र को पढ़ सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों केवल ट्रांसलेशन में मिलेंगे हिंदी में। नई हिंदी में बहुत सारी कई अच्छी चीज़ें लिखी जा रही हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि लिटरेचर का व्यक्ति हूँ, मैं निर्मल की बात करता हूँ। अगर आप निर्मल वर्मा का पढ़ना चाहें तो निर्मल वर्मा के कई बहुत शानदार गद्य हैं। मेरा गद्य बना ऐसे नहीं, प्रोज। प्रोज। मेरा प्रिय जो है वो शब्द और स्मृति है। वो एक खूबसूरत किताब है। अगर आप नॉवेल्स, उपन्यासों की बात करें तो मुझे विशेष तौर पर मृदुला गर्ग का कठकुलाब पसंद आया था। लेकिन अगर आप उतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना चाहते तो आप राग दरबारी पढ़ सकते हैं, जो कि श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। शानदार उपन्यास है। नाटकों में अगर आप बात करना चाहें तो आप मोहन राकेश को पढ़ सकते हैं। मोहन राकेश का आधे अधूरे पढ़े ही जाने वाली चीज़ है। दिल्ली हमारा वो है, मैं भगवती चरण वर्मा के भूले बिसरे चित्र एक उपन्यास है जिसकी बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मोटा है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बहुत खूबसूरत उपन्यास है। और प्रेमचंद को छोड़िए मत, प्रेमचंद को भी थोड़ा सा तो जरूर पढ़िए। मसलन और कुछ ना पढ़िए तो केवल गोदान पढ़ लीजिए, बहुत शानदार चीज़ है। और कोई एजी हिंदी लिटरेचर, लाइक द काइंड ऑफ बैंड स्टफ दैट यू वुड नॉट रिकमेंड टू योर स्टूडेंट्स? देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से छपने वाला कुछ भी प्लीज मत पढ़िए। Vijender ji, it was my sincere delight to be at your studio today and have this conversation with you. I feel 5 times more enlightened than I came in with. And of course, लोग आपको आपके चैनल प्लीज सिट डाउन पे फॉलो कर सकते हैं। आपके वो आप मासी जी का मतलब क्या है? मसी, कबीर ने मसी शब्द का इस्तेमाल किया है। मसी का मतलब बेसिकली होता है इंक, स्याही। मसी जीवी, द वन हु लिव्स ऑन इंक। इट स्टार्टेड एज आई सेड, हम लोगों ने जब हिंदी में ब्लॉग की शुरुआत की तो मेरा जो पहला ब्लॉग था, जो कि देश के पहले हिंदी ब्लॉगों में से एक था, उसमें मैंने अपने आप को मसी जीवी कहा था। तो मसी का मतलब होता है जो स्याही पर जीता हो, लेखक, शिक्षक, अध्यापक, इस तरह की चीज़ें, पत्रकार। तो मसी जीवी का मतलब है।